मेरा नाम ऋतुराज प्रताप सिंह है. I have secured All India rank 296 in this year's Civil Services examination, and this was my first attempt. And my optional was Political Science and International Relations. और अपनी जर्नी के बारे में मैं बता देता हूँ कि मतलब मेरा बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ कि मैंने सबसे मतलब बीटेक किया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फ्रॉम एनआईटी सूरत. मतलब मेरा ग्रेजुएशन हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एनआईटी सूरत से. उसके बाद 1 साल मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जामनगर में जो पेट्रोकेमिकल्स वाली है उसमें जॉब किया था. फिर उसके बाद मतलब ऐसा था कि हमेशा से एक मन था कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है. और मतलब ऐसा स्टीम सर्विस है तो हमेशा से मन रहता है ना सभी का कि इसकी तैयारी करनी है. बट कॉलेज में ऐसा कुछ मतलब कहूँ कि पढ़ाई करी थी तो बहुत नहीं करी थी. जनरल अवेयरनेस हाँ थोड़ी बहुत लेता रहता था बट ऐसे अलग से कुछ पढ़ाई नहीं करी थी. और मुझे याद है शायद एक बार बिपिन चंद्रा में लाइब्रेरी लेके गया था और शायद 1-2 पेज पढ़ा होगा और उसके बाद फिर वो भी नहीं पढ़ा था. लेकिन हाँ जॉब के टाइम पे मैंने क्या किया था कि जॉब के टाइम पे मैंने जैसे लक्ष्मीकांत हो गया या फिर इकोनॉमी की और भी जैसे मृणाल सर के लेक्चर थे तो ये सब थोड़ा देखना शुरू किया था. इनसे थोड़ा आइडिया लग गया था मुझे कि हाँ मतलब क्या है कैसे पढ़ना है उसके. बट हाँ ऐसा कुछ वो नहीं किया था मैंने कि हाँ बहुत कुछ पढ़ लिया हो या फिर मतलब बहुत आइडिया ले लिया हो. बट एक चीज जो मैंने की थी वो ये था कि मैंने एग्जाम का आइडिया ले लिया था. सबसे जरूरी इस एग्जाम में यही होता है कि मतलब हमें क्या मोस्ट ऑफ द टाइम पता नहीं होता है कि एग्जाम की डिमांड क्या है. हम स्टार्ट कर देते हैं मतलब डे 1 से हम पॉलिटी पढ़ना शुरू कर देते हैं या डे 1 से हिस्ट्री पढ़े या किसी ने कोई टॉपर हमें एनसीईआरटी बता देता है तो हम डे 1 से एनसीईआरटी पढ़ने लगते हैं या फिर हमें मतलब जो भी कोई सोर्सेज बता देता है हम वो पढ़ने लगते हैं. लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी इस एग्जाम में रहता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कैसे पढ़ना है. मतलब गाइडेंस जो बोलते हैं कि गाइडेंस की सबसे ज्यादा जरूरत है. तो मैंने क्या किया था कि 4 महीने 5 महीने मतलब पूरे एग्जाम को अच्छे से एनालाइज किया था. टॉपर्स बहुत सारे वीडियोस डालते हैं अपने जैसे. जैसे बहुत बार क्या करिए कि आप अपने जैसे बैकग्राउंड वाले किसी टॉपर को देखिए कि जिसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड आपके जैसी हो. इवन मार्क्स वार्क्स भी अगर आपके उनके ग्रेजुएशन में आपके जैसे रहे हो. जैसे मेरे मार्क्स कम थे ग्रेजुएशन में तो मैं ऐसे देखता था कि कोई मेरे जैसा टॉपर मिले तो वो आप रिलेट कर पाएंगे कि आप उनके साथ कैसे मतलब उनके साथ कैसे मतलब उन्होंने कैसे किया था और उसको आप कैसे करेंगे. ऐसे करके मतलब मैंने जॉब छोड़ी. फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया था शुरू. तो लॉकडाउन के टाइम पे फिर मैंने ऑनलाइन क्लासेस करी थी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन की शुभ्रा रंजन मैम के यहाँ. और बाकी जीएस की भी वहीं पे शुभ्रा रंजन मैम के यहीं पे मैंने इसकी क्लासेस करी थी. फिर उसके बाद नवंबर के टाइम पे शायद मैं दिल्ली आया हूँगा मतलब 6-7 महीने बाद. और फिर यहीं से प्रिपरेशन करी थी और फिर बाकी सब कुछ सही रहा तो ऐसा फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा हो गया. अब नेक्स्ट ऐसे बातें हैं कि जैसे जैसे एग्जाम पे आते हैं जैसे प्री मेंस और इंटरव्यू तो एक एक स्ट्रेटजी डिवाइड करते हैं. प्रीलिम्स क्या है कि आजकल जैसे थोड़ा प्रीलिम्स का गेम थोड़ा अलग हो गया है. मतलब प्रीलिम्स हो गया है बहुत ही एनालिटिकल हो गया है. तो प्रीलिम्स में ऐसा रहता है कि ठीक है हमने बहुत सारी बुक्स पढ़ लेते हैं या रिवाइज कर लेते हैं वो ठीक है. लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी प्रीलिम्स में आजकल ये हो रहा है कि हमें मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग आनी चाहिए. मतलब स्किल आनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्विंग की. सबसे जरूरी ये होता है. तो मेरी क्या स्ट्रेटेजी रही थी मतलब मैं ये सोचता था कि रादर देन सॉल्विंग 10,000 क्वेश्चन इन द लास्ट 2-3 मंथ्स I can solve or I'll solve around 20 क्वेश्चन every day और 30 क्वेश्चन every day फ्रॉम द बिगिनिंग. मतलब 2-3 महीने पढ़ने के बाद फिर मैं क्वेश्चंस करता था. इवन जैसे कुछ टॉपिक्स हैं आर्ट एंड कल्चर हो गया या फिर एंशिएंट हिस्ट्री हो गया जिनके बारे में हमें कम आइडिया होता था. पर हाँ ऐसे जनरल थोड़ा बहुत आइडिया है तो मैं क्या करता था उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का ट्राई करता था कि मतलब बहुत एग्जाम में क्या होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे आएंगे जिनमें आपको मतलब आइडिया नहीं होगा. तो आप कहीं ना कहीं से थोड़ी सी नॉलेज लेके या फिर मतलब थोड़ा बहुत उनको क्या बोलते हैं कि एलिमिनेट करके या फिर किसी भी थ्रू से मतलब चीज से आप अगर आंसर तक पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपको उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए. अगर आप एलिमिनेट करके या कोई भी नॉलेज लगा के कुछ एलिमिनेट कर रहे हैं या सही आंसर तक पहुंच रहे हैं तो वो भी सही है. तो प्रीलिम्स का मेरी फोकस यही रहता है कि मतलब
मोस्टली मैं डेली क्वेश्चन सॉल्व करता था। काफ़ी ऑनलाइन मतलब फोरम्स हैं, जैसे इनसाइट्स हो गया, आईएएस बाबा हो गया, मतलब फ्री प्रोवाइड करते हैं वो लोग। तो आप उन पे जाओ, डेली करंट अफेयर्स के और डेली स्टैटिक के क्वेश्चंस लगाओ। और फिर लास्ट में टेस्ट सीरीज, मॉक मॉक टेस्ट सीरीज किया था, जिसमें मतलब कोई भी टेस्ट 2-3 इंस्टीट्यूट या 2 इंस्टीट्यूट के आप लगा लो। मतलब मेरा ये मैंने कहने का मतलब है कि आप ये मत सोचो कि 50 टेस्ट लगाने हैं या 60 टेस्ट लगाने हैं या 70 टेस्ट लगाने हैं। ट्राई ये करो कि आप मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग कितनी कर पा रहे हो। और नंबर से डरना, मतलब बहुत बार ऐसा हुआ है कि 200 में से 50 नंबर भी आए हैं मेरे, 40 नंबर भी आए हैं। तो वो वहां पे रहा है मेरा कि हाँ, कि कभी 40 नंबर आ रहे हैं, कभी 50 नंबर आ रहे हैं, उसकी टेंशन मुझे इतनी नहीं होती थी। वो ये हाँ, कभी कभी बुरा लगता था कि इतने कम क्यों आ रहे हैं, लेकिन वही था कि मेन फोकस ये था कि मैं क्वेश्चन सॉल्विंग की स्किल मेरी इंक्रीज हो रही है या नहीं। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर आप आजकल 2020, 2021 या 22 का पेपर देखोगे प्रीलिम्स में, तो वो कन्वेंशनल सोर्सेज नहीं है कि जैसे पॉलिटी में है कि मनी बिल पे पूछते हैं। तो अब वो टाइम गया कि वो पूछेंगे कि मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस होता है। मोस्ट ऑफ द वो एनालिटिकल पे आ गए, तो वो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन बेसिक बुक्स पढ़ने के बाद ना आप फिर क्वेश्चन जितने सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन जितने सॉल्व करते जाएंगे, उन क्वेश्चंस के थ्रू आप मतलब आप स्किल बढ़ाएंगे कि अपने प्रीलिम्स में चांसेस कैसे इंक्रीज हो सकते हैं। अब थोड़े क्वेश्चंस लेते हैं, उसके बाद मेंस की स्ट्रेटजी पे आता है। सर, आई कंप्लीटेड माय 12th स्टैंडर्ड, प्लीज एक्सप्लेन मी हाउ टू स्टार्ट माय। अभी तो यार 12th किया है, तो अभी इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी मोस्ट ऑफ द थिंग्स ये तुम कर सकते हो कि न्यूज़पेपर भी देख लो, बस इतना कुछ एनालाइज मत करो। 12th है, अभी ग्रेजुएशन पे फोकस करो अच्छे से। अभी क्या है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स मतलब आपको नहीं समझ में आएंगी, तो आप ग्रेजुएशन पे अभी फोकस करो। और 12th के बाद हाँ, ग्रेजुएशन करो। ग्रेजुएशन के टाइम पे क्या करना कि फर्स्ट ईयर में थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करना, या ऑनलाइन वीडियोस देखना शुरू करना, जानना हिस्ट्री को, पॉलिटी को, इन चीज़ों को ऐसा मजे के लिए जानना, मतलब ये मत कि कुछ याद करना है। उसके बाद आप ट्राई करो कि हाँ, न्यूज़पेपर और एनसीईआरटी। ग्रेजुएशन के एंड तक आपने न्यूज़पेपर, एनसीईआरटी इन पे कमांड बना ली, तो यू आर गुड टू गो। सर्विस यू गॉट मोस्ट प्रोबेबली आईएएस। अभी सर्विस एलोकेशन आएगा, तो देखते हैं क्या होता है। एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीटेक किया है मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एनआईटी सूरत से। हाउ लॉन्ग यू प्रिपेयर, हाउ इट वाज ड्यूरिंग प्रिपरेशन, हाउ यू फाइंड आउट थिंग्स। आई मतलब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो अगर मिनिमम भी आपको 2 साल तो का पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 साल की प्रिपरेशन रहेगी, फिर 1 साल इस पे एग्जाम में पूरी प्रोसेस में जाता है, तो मिनिमम आपको 2 साल तो इसमें रहना पड़ता है। 2 साल की प्रिपरेशन थी। बाकी हाउ यू फाउंड आउट थिंग्स का तो मैं यही बोलूंगा कि मैंने यूट्यूब पे या फिर गूगल पे या फिर ऐसे ही लोगों से मतलब पता करता रहता था कि कैसे क्या चीज़ें हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन फाइंड आउट ऑन इंटरनेट। इंटरनेट का सही इस्तेमाल करो, मतलब कि यूट्यूब पे देखो, मतलब थोड़ा बहुत हाँ, मज़े वाली चीज़ें भी देख लो, लेकिन ट्राई करो कि यूट्यूब और ये गूगल का अच्छा इस्तेमाल करो। तो काफ़ी चीज़ें आजकल ऑनलाइन ही अवेलेबल है। मतलब दिल्ली जाने का वो इतना जो क्रेज है ना, वो उतना नहीं है अब, अगर आप यूट्यूब और इन सब का काफ़ी सही से यूज़ करते हैं। डिड यू रीड एनसीईआरटी एक्सटेंसिवली? यार एक्सटेंसिवली तो नहीं पढ़ी थी मैंने। मतलब मैंने क्या किया था कि हाँ, ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज पढ़ी थी। अब पॉलिटी की मुझे लगा कि यार, जब लक्ष्मीकांत में पढ़ ही रहा हूँ, तो एनसीईआरटी क्यों पढूं। सेम हिस्ट्री के लिए भी मैंने किया था कि हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम पढ़ी थी मैंने, तो मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। और इकोनॉमी की एनसीईआरटी मेरे हिसाब से उतनी फायदेमंद नहीं है जितनी आप मतलब कोई दूसरी स्टैंडर्ड बुक पढ़िए या किसी किसी टीचर की हेल्प लीजिए, तो उतनी फायदेमंद नहीं है एनसीईआरटी। तो मतलब सेलेक्टिवली पढ़ लीजिए, जैसे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, बाकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनसे पढ़ लीजिए। ऑप्शनल मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन थे। अब ये अच्छा क्वेश्चन है कि सर आप एवरेज स्टूडेंट थे क्या? हाँ भाई, बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट समझ लो। मतलब अगर हाँ, बीटेक किया है एनआईटी सूरत से, पर अगर मेरे सीजीपीए पे जाओगे तो मतलब एवरेज छोड़ो, बिलो एवरेज ही बोलोगे। तो मेरा सीजीपीए काफ़ी कम रहा था कॉलेज में, इतना कुछ पढ़ाई करी नहीं थी। तो बस यही है कि जब आपको लगे कि हाँ, आप कर सकते हैं, तो आप तब ट्राई करिए। मतलब एवरेज स्टूडेंट ही समझिए मेरे को। मतलब मुझे जॉब के टाइम पे रियलाइज हुआ कि हाँ, आप अच्छा कर सकते हैं, तो उसके बाद हाँ, उसके बाद आपको एफर्ट अच्छे डालने पड़ेंगे। और एवरेज हमें क्या बनाता है, मतलब हम एफर्ट नहीं डालते हैं। कॉलेज के टाइम पे मैंने एफर्ट नहीं डाले, तो एवरेज रिजल्ट रहा। कॉलेज के बाद अगर मैंने एफर्ट अच्छे से डाले थे, तो वो रिजल्ट सही आता रहा। तो मोस्टली देखा जाए तो मैं वैसे ही रहा था, मतलब एवरेज स्टूडेंट ही रहा।
सर हिस्ट्री के लिए कौन सी एनसीईआरटी पढ़ें, ओल्ड और न्यू? हिस्ट्री के लिए यार मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, मतलब ओल्ड और न्यू दोनों सेम ही है लगभग। मैंने तो क्या किया था कि यही पढ़ा था, मतलब स्पेक्ट्रम पढ़ी थी मॉडर्न के लिए। बाकी यूट्यूब से मैंने वीडियोस देखे थे, प्रतीक नाइक सर करके हैं एक अनअकैडमी के, या मृणाल सर के चैनल पे पढ़ा गया उनका। तो उनके मैं आर्ट एंड कल्चर एंशियंट मिडाइवल के वीडियोस देखता था, और एक तमिलनाडु की एनसीईआरटी आती है एक, तो उससे मैंने कवर किया था और उनके नोट्स बना लिए थे मैंने, ताकि लास्ट में मतलब वो शॉर्ट नोट्स का मैं यूज कर सकूं अच्छे से। कैन वी स्किप न्यूज़पेपर एंड यूज मंथली मैगजीन? यार देखो, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मंथली मैगजीन जैसे पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर स्किप मत करो। अगर पढ़ नहीं सकते हो तो जैसे डेली न्यूज़ एनालिसिस आती है शाम को 7 बजे या 8 बजे की तरफ, मोस्ट ऑफ द चैनल्स डेली न्यूज़ एनालिसिस डालते हैं। तो स्किप करने से अच्छा है वो डेली न्यूज़ एनालिसिस देखते रहो। वो डेली न्यूज़ एनालिसिस देखोगे तो आपको आइडिया रहता रहेगा कि पूरे मंथ चल क्या रहा है। और वो डेली न्यूज़ एनालिसिस वाले क्या करते हैं, वो काफ़ी इन डेप्थ डालते हैं, मतलब कोई टॉपिक है तो उसको स्टैटिक से कवर करके उसकी फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटरलिंकेज करेंगे। तो आप जितनी एनालिसिस हम खुद नहीं कर पाते हैं उतनी वो कर देते हैं। तो डेली न्यूज एनालिसिस देखो अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हो, और फिर ट्राई करो उसको सब्स्टिट्यूट करो मंथली के साथ। सर लास्ट मंथ ट्रिप्स फॉर प्री, यार अभी तो लास्ट प्री हुआ ही है। नेक्स्ट ईयर के लिए यही बोलूंगा कि अभी रिवीजन सारे कर लो, ट्राई करो, और फिर क्वेश्चन सॉल्विंग, मोस्ट ऑफ द थिंग इज क्वेश्चन। सर नींद बहुत आती है, उसे कैसे मैनेज करें? यार सो जाओ, उसके बाद पढ़ाई कर लेना, ट्राई करना ही। हाउ टू मैनेज डिटेल्स फैक्ट्स एंड एक्सप्लेनेशन इन आंसर? फैक्ट और ये यार जैसे चीज ये है कि हमें ऐसा लगता है कि बहुत फैक्चुअल और बहुत डालना है क्वेश्चन में ना। अगर आप ओवरलोड कर दोगे ना फैक्ट को, तो कोई भी एग्जामिनर को ऐसा लगेगा यार कि मतलब सिर्फ फैक्ट फैक्ट दिए जा रहा है। ये एग्जाम क्या है, एनालिटिकल एग्जाम है। तो आप क्या करो, फैक्ट कम रखो, हर टॉपिक जो सिलेबस में लिखा है उससे रिलेटेड 2 या 3 फैक्ट लो, और उन्हीं फैक्ट को ना अपनी एनालिसिस पे डालो। जैसे कोई क्वेश्चन आया तो उसको आप सॉल्व करो, और या उसमें मतलब उसका क्वेश्चन की कोर थीम पकड़ो कि क्या पूछ रहा है, फिर उसको सब अपना लिखो जैसे भी लिखना है। उस जो चीज आपने लिखी है ना उसको सब्सटेंशिएट आपको करना है फैक्ट से। आप फैक्ट पे पूरा आंसर नहीं जा सकते, आप अपने आंसर को फैक्ट से सब्सटेंशिएट कर रहे हैं। तो ट्राई करिए कि जो फैक्ट है ना वो आपके आंसर को सब्सटेंशिएट करे। इन विच ईयर यू स्टार्टेड सीरियस प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी? सीरियस प्रिपरेशन तो यार वही जॉब के बाद 2020 में शुरू करी थी मैंने। लाइव क्लासेस इज बेटर और नॉट? लाइव क्लासेस मेरे हिसाब से, मैंने तो यार ऑनलाइन क्लासेस ही ली थी, तो मेरे हिसाब से बेटर ये है कि उनमें क्या रहता है कि रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाते हैं। तो रिकॉर्डेड लेक्चर का फायदा ये है कि आप कभी भी मतलब उनको देख सकते हैं, किसी भी स्पीड पे देख सकते हैं। तो लाइव क्लासेस इज ऑलवेज बेटर। नहीं सर, मोटिवेटेड कैसे रहें? यार मोटिवेटेड तो यार देखो, मोटिवेशनल तो थोड़ा इंटरनल रहेगा। अगर जॉब वॉब छोड़ के या कुछ छोड़ के अगर आप एक कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो आपको भी लगता है कि यार कब तक इस कमरे में पढ़ाई करेंगे, तो उसके लिए मोटिवेशन इंटरनल रखो। हाँ ये है कि ये इतना दिन रह नहीं पाता है, तो ट्राई करो ऐसे लोगों से बात करो, मतलब जो तुम्हारे सही में वेल विशर्स हों। या मैं ऐसा ट्राई करता था कि जो मोस्ट ऑफ द उन लोगों से बात करता था जो यूपीएससी की तैयारी कर ही नहीं रहे हैं, तो उनसे मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी दूसरे टॉपिक्स पे ही बातें होती थी। तो क्या है, आपका माइंड फ्रेश होता है, और माइंड फ्रेश रहेगा तो आप मोटिवेटेड अपने आप रहोगे। आई मीन लास्ट सेमेस्टर ऑफ कॉलेज, वेयर शुड आई फोकस, कॉलेज और यूपीएससी? यार देख लो, मतलब कॉलेज अगर आपको लग रहा है कि आगे इसमें प्लेसमेंट में कुछ हेल्प मिलेगी, आप बीटेक कर रहे हो या कुछ, तो वो आप ट्राई कर सकते हो कि अभी कॉलेज पे फोकस करो। हाँ मार्क्स कम मत होने देना। यूपीएससी के क्या है, 2 घंटे निकाल सकते हो आप लास्ट ईयर ऑफ द कॉलेज में, मतलब 2 या 3 घंटे निकालो, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ो, ये सब करो, ये मोर देन सफिशिएंट है। नींद बहुत आती है, उसे कैसे मैनेज करें? यार मतलब आप एक काम करो, ज्यादा सोया करो, और फिर जितने टाइम उठा करो उस टाइम पूरे टाइम पढ़ाई किया करो। सर प्लीज शेयर ऑफ पीएसआईआर। हाँ अब ये क्वेश्चन सही है कि ऑप्शनल स्ट्रेटेजी। तो ऑप्शनल क्या है, मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा था, और मैं इतना अच्छा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही अच्छा नहीं था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो मुझे ऑप्शनल दूसरे चूज करने थे। तो इंटरनेशनल रिलेशन में ये थोड़ा मेरा क्या है, थोड़ा इंटरेस्ट भी था। थोड़ा मतलब इंटरेस्ट क्या बोले, वो थोड़ा बहुत मूवीज वूवीज हम सब देखते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ इंटरनेशनल रिलेशन में हमारा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है।
तो उसके थ्रू मैंने फिर थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया, तो हाँ इंटरेस्ट भी लगा। साथ में मुझे ये पता था कि मुझे कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने शुभ्रा रंजन मैम के यहाँ ऑनलाइन क्लासेस की थी। और ऑनलाइन क्लासेस का ऐसा था कि डेली क्लासेस हुआ करती थी, और शायद 7-8 महीने क्लासेस चली थी, उनके नोट्स मंगाए थे। मैंने क्या किया था कि मुझे ऐसा था कि मेरे पास बुक्स पढ़ने का इतना टाइम नहीं था, तो मैंने मैम के नोट्स पे पूरा ट्रस्ट किया था और मैम के ही नोट्स को पढ़ा था मतलब। और उसके बाद थोड़ा बहुत इधर उधर से, हाँ डेली साइट्स हैं जैसे ORF है या फिर द डिप्लोमेट साइट है, उस पे जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा IR वगैरह इन सब के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये मेरी स्ट्रेटजी रहती थी एक जनरल की, मैम की क्लासेस करता था, उनके नोट्स को पढ़ता था और थोड़ा बहुत इधर उधर साइट से देखता था और कुछ नोट्स, शॉर्ट नोट्स जैसे बना लेता था। और लास्ट में क्रैश कोर्स जैसा ज्वाइन कर लिया था, तो उसमें कवर हो गया था मोस्ट ऑफ द थिंग्स, और 8-9 टेस्ट लिख दिए थे। तो ऑन एंड ऑल पूरी मेरी स्ट्रेटजी ऐसी रही थी। करंट अफेयर्स को कैसे याद करें? यार याद देखो कुछ मत करो, ट्राई मतलब हाँ कुछ मत करो तो नहीं बोलूंगा, कि याद ऐसा करो कि इश्यूज पे फोकस करो। यूपीएससी कभी ऐसा नहीं करता है कि वो करंट में कुछ कुछ भी फैक्ट आया तो फैक्ट को ही आपसे पूछ ले। दे डोंट वांट यू टू मग अप सो मनी ऑफ फैक्ट्स, दे वांट यू टू, हाँ 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बहुत ही फैक्चुअल होंगे। अब वो क्या है, वो डिसाइड नहीं करते हैं सिलेक्शन, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द पीपल उनको नहीं आते हैं। मोस्ट क्वेश्चन मोस्टली वो ट्राई करो, या फिर करंट अफेयर्स ऐसे याद करो कि मैगजीन पढ़ो, फिर इश्यूज पे फोकस करो ब्रॉडर, कि यार मतलब ये क्यों पूछा गया या फिर ये क्या चल रहा है इसके पीछे। तो उससे रिलेटेड जो भी कोई चीज है जो उस टॉपिक को टच कर रही है, उनको कवर करो, उनके बैकवर्ड इंटरलिंकेज करो, ताकि वो आपको कनेक्ट हो सके। क्योंकि क्वेश्चन फैक्चुअल नहीं एनालिटिकल आएंगे, और एनालिटिकल क्वेश्चन में अगर आपको जरा सा भी फैक्ट पता है ना, तो आप इधर उधर से कुछ ना कुछ तिकड़म लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैम का फाउंडेशन कोर्स ऑनलाइन है, मैंने ऑनलाइन किया था भाई। सीरियस प्रिपरेशन 2020 में ही शुरू की थी मैंने। सर आपने PSIS के लिए कितना समय दिया और सोर्स को कैसे मैनेज किया? यार देखो, स्टार्टिंग में जब तैयारी की थी तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपना ऑप्शनल को देता था, क्योंकि ऑप्शनल क्या है यार, 500 नंबर मेंस में है, तो उनका वेटेज काफी ज्यादा होता है। तो स्टार्टिंग में मैंने मैम के नोट्स को 2-3 बार पढ़ के उनके शॉर्ट नोट्स बना लिए थे मैंने। शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, और फिर बाद में उन शॉर्ट नोट्स को और शॉर्ट करता गया, और मतलब थोड़ा बहुत क्या है, क्यू नोट्स टाइप के बना लेता था, और लास्ट में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता था। तो मोस्ट ऑफ द थिंग मेरा उसी से कवर हुआ था। आपका कौन सा फर्स्ट अटेम्प्ट था? सर PSIR एंड इकोनॉमिक सोर्सेस। PSIR के लिए तो देखो मेरा वही है, मैम के नोट्स, मैं अपना बता रहा हूँ। बाकी बुक्स तो जैसे एंड्रू हेवुड लोग बोलते हैं, या फिर क्या बोलते, हाँ मैंने एक बुक और पढ़ी थी, द इंडिया वे। अपने जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने एक बुक लिखी है द इंडिया वे करके। तो वो बुक काफी अच्छी है। मतलब मैं तो ऐसे ही पढ़ा था कि थोड़ा ऐसे आइडिया मिलेगा या कुछ पता चलेगा, तो वो बुक को मैंने पढ़ा था। बट वो बुक में क्या है कि आंसर राइटिंग का मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कि जैसे आप PSIR के लिए बताता हूँ, कि जैसे आप कोई कभी भी कोई आंसर राइटिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम जैसे इंडिया पाकिस्तान रिलेशन पूछ लिया, या फिर इंडिया जापान रिलेशन, या कुछ भी पूछ लिया, तो हम क्या है उसका कोर हमें पता होता है, या कि या इवॉल्व पता होता है कि पहले कैसे था, अब बीच में कैसा रहा, अब क्या है, या फिर क्या फिर नए नए डेवलपमेंट आ रहे हैं रिलेशनशिप में। लेकिन जो कैची थिंग्स होती हैं वो होती है लाइंस, कि किसी, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने हमारे कुछ बोल दिया, या फॉरेन मिनिस्टर ने बोल दिया, या फिर कोई बहुत ही बड़ा स्कॉलर है उसने कोई लाइन बोल दी। चेरी ब्लॉसम फेज, जैसे इंडिया जापान के रिलेशन को बोलते हैं, या फिर इंडिया USA को, या फिर इंडिया रशिया के रिलेशन को बोल रहे हैं टाइम टेस्टेड फ्रेंड, और ये सब। तो ये जो चीजें हैं ना, ये बहुत ज्यादा मार्क्स आपके बढ़ा सकती हैं। तो ट्राई करो PSIR में कि ये जो थोड़े बहुत क्यू पॉइंट्स है ना, या फिर जो थोड़े स्पेसिफिक है, इनको इकट्ठा करने का ट्राई करो, बाकी मैम के नोट से कर लो। हाउ डू यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड हाउ मच टाइम डिड यू टेक टू डू फर्स्ट रीडिंग? देखो यार, फर्स्ट रीडिंग में तो टाइम लगाओ। फर्स्ट रीडिंग में हमें ये, हमने क्या है, हम यूट्यूब पे देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि 2 महीने में NCERT कर लो, 4 महीने में ये कर लो। उससे बढ़िया है, जब तक आपको समझ नहीं आ रहा ना, तब तक आप छोड़ो मत। आपको अगर NCERT में टाइम लग रहा है, फायदा क्या है अगर आपको समझ आया नहीं और आप आगे बढ़ गए। उससे बढ़िया ये रहेगा कि मतलब आप टाइम दो, ताकि एक बार आपको समझ में आ जाए, ताकि आप मतलब दोबारा उस पर इतना फोकस ना करना पड़े। तो फर्स्ट रीडिंग में आप जरूर टाइम दो, उसके बाद फिर ठीक है धीमे धीमे कम करो। ऑप्शनल सर आपने बुक लिस्ट बताई है। हाँ देखो, बुक लिस्ट में क्या है यार, सेम ही बुक लिस्ट रही है। जैसे हिस्ट्री से शुरू करते हैं, तो हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम पढ़ी,
और एंशियंट मिडाइवल के लिए एक बार आर एस शर्मा और सतीश चंद्रा पढ़ी थी, बट वो इतने फॉन्ट छोटा है उनका और इतना ज्यादा है कि उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो उतना नहीं है। तो मैंने तमिलनाडु की एनसीईआरटी पढ़ी थी और ऑनलाइन वीडियोस देखे थे प्रतीक नायक सर के। हाँ, मैं ये और बता दूं कि मैंने जीएस की क्लासेस भी की थी, मतलब जीएस प्लस ऑप्शनल की क्लासेस शुभ्रा रंजन मैम के यहाँ पे करी थी मैंने। और अब आते हैं इस पे क्या बोलते हैं, पॉलिटी पे। तो पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी थी पॉलिटी के लिए, और बाकी मतलब इन सब के साथ मेरे क्लास नोट्स भी थे। फिर एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस, और इकोनॉमी के लिए विवेक सिंह करके एक टीचर हैं, शुभ्रा रंजन मैम में थे, अभी नहीं, अभी वो दूसरी जगह हैं, तो विवेक सिंह सर ने इकोनॉमी पढ़ाई थी। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी पढ़ी थी और ऋषिकेश दुदत सर, उनके लेक्चर्स देखे थे। तो मोस्ट ऑफ द सोर्सेज जो मेरे हैं, जो बुक लिस्ट है, जो आपको हर जगह कॉमन मिलेंगे, वही सोर्सेज थे मेरे। तो सोर्सेज ऐसे डिफरेंट नहीं थे। व्हाट आई डिड डिफरेंट वाज कि मैं फोकस करता था कि क्वेश्चन आंसर ज्यादा सॉल्व करूं, या फिर मॉक मॉक ज्यादा सॉल्व करूं। और मतलब जैसे मैं आंसर राइटिंग, हमारा जैसे ग्रुप था 3-4 लोगों का, तो हम डेली शाम को 3-4 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, जब थोड़ा एक सब्सटेंशिएट पोर्शन हमने कवर किया था, तो हम डेली शाम को ना 3 या 4 क्वेश्चन लिखा करते थे। और पीवाईक्यू हुआ करते थे। 2013 के बाद से पीवाईक्यू ट्राई करो, सॉल्व करो। अब 13 के बाद के पीवाईक्यू का फायदा ये है कि पैटर्न 13 या 14 से चेंज हुआ था, और जो 18, 19, 2018, 19, 20, 21 इनके क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एनालिटिकल क्वेश्चन है। तो इनमें ट्राई ऐसा करो कि आपस में 2-3 लोग कोई बैठो, साथ में सॉल्व करो। साथ में सॉल्व करने के बाद क्या, जैसे मैंने आंसर कोई लिखा, अब वो आंसर दूसरा बंदा, मैंने बोला, फिर सामने वाला बंदा भी बोलता है कि उसने क्या लिखा, फिर तीसरा बंदा बोलता है। तो ऐसे क्या होता था कि एक टॉपिक पे, जैसे एनजीओ टॉपिक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप टॉपिक हो गया, या फिर गवर्नेंस टॉपिक हो गया, या फिर सोशल इश्यूज का कोई टॉपिक हो गया, तो उस टॉपिक पे ना एक हमारा कंटेंट हो जाता था, एक 4 लोगों के पॉइंट आ जाते थे। ऐसे करके ना आंसर राइटिंग के थ्रू हमने सिलेबस कवर किया था। तो ये तरीका अगर आप ट्राई करो, मैंने ये ट्राई किया है कि ये एफिशिएंट वे है। आपको ज्यादा पढ़ने से अच्छा है कि थोड़ा पढ़ने के बाद आप आंसर राइटिंग करो, और उसके बाद इधर उधर से मतलब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो, और वो अपने मतलब नोट्स में इनकलकेट करो। जीएस की भी आपने शुभ्रा रंजन से की थी? हाँ यार, शुभ्रा रंजन से किया था। वाजीराम, वाजीराम का यार अभी मुझे इतना आइडिया नहीं है कि वाजीराम कैसा है, तो वो आप मतलब थोड़ा ऑनलाइन अभी सर्च करिएगा। कोचिंग का इतना भी आइडिया नहीं है मुझे। सर नोट्स बनाने जरूरी क्या है? यार नोट्स बनाने बिल्कुल जरूरी है। मतलब लास्ट टाइम ऐसा हो जाएगा, देखो मैं एक मेंटेलिटी बताता हूँ, एक सबसे सही चीज बताता हूँ कि मेंटेलिटी क्या होती है। हम जब प्रिपरेशन के इनिशियल स्टेज में होते हैं तो हमें लगता है यार सब तो याद है, यार पार्लियामेंट याद है, प्रेसिडेंट का ये याद है मुझे, मनी बिल याद है, हिस्ट्री में ये याद है, क्रिप्स मिशन याद है। मतलब हमें ये लगता है यार ये सब तो याद ही है, इसके नोट्स क्यों बनाने हैं? तो हमें ऐसा लगता है कि छोड़ो, नोट्स नहीं बनाते। फिर जब 6 या 8 महीने बीतते हैं ना, और फिर जब हम दूसरी बार जब लक्ष्मीकांत तुम उठाओगे या आप जब भी उठाएंगे ना, तो आपको लगेगा यार ये पार्लियामेंट पढ़ा पढ़ा सा तो था, पर इसमें है कहाँ पे ये सब चीजें। तो इसलिए नोट्स बनाना जरूरी है कि वो नोट्स आपको फ्रीक्वेंट रिवीजन देंगे, कि 2-3 स्टडीज के बाद आप छोटे छोटे नोट्स बनाओ, और फिर बुक पे जाने से अच्छा है उन नोट्स पे फोकस करो। क्योंकि जो चीज आपको याद है उसके नोट्स मत बनाओ। आप 2-3 रिवीजन के बाद आपको ये चीज याद रहेगा कि कुछ चीजें जो आप कभी नहीं भूलोगे, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनको आप भूल जाते हो। तो उन भूली हुई चीजों को आप करो नोट्स में बनाओ, और फिर उनका करो रिवीजन। वो रिवीजन करो एंड तक। और लास्ट में ना मैं ये बताता हूँ कि अगर लास्ट के 1 मंथ में ना इतना प्रेशर होता है कि हमें लगता है ये बुक पढ़ लें, वो बुक पढ़ लें, तो बस वो साइकोलॉजिकल होता है। हमें अगर हमारे नोट्स बने होंगे तो हमें लगेगा कि यार इतने नोट्स ही तो रिवाइज करने हैं बस। कवर चाहे पूरी बुक कर लो चाहे नोट्स कर लो, क्वेश्चन थोड़े अलग ही आते हैं, लेकिन एक साइकोलॉजिकल या फिर हमारा मेंटल पीस हो जाता है कि हाँ चलो हमने कवर कर लिया। इसलिए नोट्स बनाओ अपने रिवीजन के लिए, और फिर साइकोलॉजिकल और मेंटल बैलेंस के लिए भी। Sometimes the only give one statement how to find the dimension to write our answer। यार देखो डायमेंशन क्या है कि या तो आप जनरेट करो, या फिर एक मैकेनिकल अप्रोच होती है, पेस्टल अप्रोच, कि कोई भी क्वेश्चन हो उसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल अप्रोच। तो ये पेस्टल अप्रोच में आप अपने आंसर को तोड़ो और हर आंसर में ये मल्टी डायमेंशनल बनाओ। जीएस की भी आपने शुभ्रा रंजन से, हाँ नोट्स जरूरी हैं। सर सुबह 3 बजे उठकर पढ़ाई करने से फायदा होगा? यार 3 बजे उठ के भी फायदा होगा और रात को 12 बजे उठ के भी फायदा होगा, तो फायदा तो कभी भी हो सकता है।
जीएस की शुरुआत सर, अगर जीरो से स्टार्ट करना हो तो कैन आई गेट 2023 अटेम्प्ट? हाँ प्रोबेबली। अरे यार देखो, जीरो से और ये इतना टेंशन मत लो, अटेम्प्ट दे दो। अगर ज्यादा अटेम्प्ट की टेंशन नहीं है कि बहुत खत्म नहीं होने हैं और ये वो, तो 10 महीने की पढ़ाई करके एक अटेम्प्ट दे दो। आपको आइडिया लग जाएगा कि ये एग्जाम की डिमांड क्या है। देखो, रूम पे बैठ के मॉक लगाना और उस प्रेशर वाले एनवायरनमेंट में क्वेश्चन करना, दो बहुत डिफरेंट चीज होती है। आप उस रूम पे बैठ में इतने कठिन सवाल को आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आप वही चीज अगर वहां पे जाके एग्जाम में करोगे ना, तो ऐसी ऐसी क्या पता आर्टिकल 21 भी आपका गलत हो जाए। वो क्या होता है, वो डिफरेंस होता है प्रेशर का। तो इसलिए अटेम्प्ट दो ताकि वो प्रेशर की जो आपको आदत पड़े या फिर आप इसका एक्सपीरियंस ले सको, ताकि अगर इस अटेम्प्ट में ढंग से नहीं हुआ तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप खुद को रेडी कर सको। सर, ग्रेजुएशन किस ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट करें? यार मैंने तो किसी ईयर से नहीं करी थी ग्रेजुएशन के, बट आप ट्राई करो कि ग्रेजुएशन के टाइम पे थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगो। हाउ टू मैनेज टाइम विद जॉब? यार जॉब के तो ऐसे ही है कि मतलब लंच ब्रेक में जैसे है, तो लंच ब्रेक में थोड़ा ट्राई करो यूट्यूब और ये ऑनलाइन चीजों का ना यूज बहुत करो। हमें लगता है कि हमें सिर्फ बुक से पढ़ाई हो सकती है। यूट्यूब पे कोई भी प्लेलिस्ट डाउनलोड कर लो किसी भी टीचर की, जैसे हिस्ट्री की डाउनलोड कर ली। अब लंच ब्रेक आपका हुआ है, तो लंच ब्रेक में आप खाते खाते वो एक लेक्चर निपटा दो 1.25 या 1.5 पे। फिर आप घर जा रहे हो, या लो कैब से जा रहे हो या फिर मान लो बस से जा रहे हो, जैसे भी जा रहे हो, तो अब निपटा दो। घर पे गए, थोड़ा फ्रेश हुए, फिर रात को 4 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे। और फिर आपका वीकेंड आपका है। वीकेंड पे पार्टी अभी मत करो, पार्टी बाद में करेंगे, लेकिन वीकेंड आपका है। वीकेंड पे आप 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे जितना स्लॉक कर सकते हो उतना स्लॉक कर लो। तो ऐसे जॉब के साइड मैनेज कर लो। मतलब मैं जॉब छोड़ना सजेस्ट नहीं करूंगा, तो जॉब के साथ आप ऐसे करो कि वीकेंड पे ज्यादा स्लॉक करना पड़ेगा आपको, और वीकडेज में जब भी आपको टाइम मिले, कुछ और करने से अच्छा है इस पे फोकस करते हैं। जीएस की भी आपने शुभ्रा रंजन से? हाँ, जीएस की भी शुभ्रा रंजन से। अनुदीप दुरीशेट्टी सर का आंसर देख के खुद पे गुस्सा आता है। डिड यू ऑल्सो रोट दैट काइंड यार, तुम्हें गुस्सा आता है, मुझे तो फाड़ने का मन करता था, ऐसे आंसर लिखता था मैं। मतलब ना कंटेंट होता था, ना ही क्या बोलते हैं कोई फॉर्मेट होता था। इंट्रो बॉडी, इंट्रो दिख रहा है तो 6 6 लाइन तक इंट्रो ही जा रहा था मेरा, जब स्टार्टिंग में आंसर राइटिंग की थी। बॉडी में पूछा कुछ है, मैं कुछ और जाता हूँ। तो अनुदीप सर के ने भी ना, मैं उनसे इतना मिला नहीं हूँ कभी, पर उन्होंने भी डे वन से इतना अच्छा आंसर नहीं लिखा होगा, तो उसकी टेंशन मत लो। मेरे आंसर इतने घटिया, इतने रद्दी हुआ करते थे कि उनकी कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ, बस एक चीज है जो मैंने गिव अप नहीं करी, वो ये था कि बेकार आंसर को 3 महीने तक लिखता रहा। वो बेकार आंसर कब अच्छा हो जाएगा ये आपको पता नहीं चलेगा, पर एक दिन आप अच्छा लिख दोगे। तो ट्राई करो कि बेकार आंसर ही लिखो और खुद पे गुस्सा नहीं करो। सर, एथिक्स का सिलेबस कहाँ से पूरा करें? यार मैंने तो देखो क्लास की थी, अतुल गर्ग सर हैं, उनकी क्लास की थी। तो मैंने एथिक्स वहीं से किया था, उनका स्टैटिक पार्ट। और बाकी वो वाला पार्ट हो गया जो क्या बोलते हैं, दूसरा पार्ट हो गया है क्या बोलते हैं, केस स्टडीज वाला। उसको मैं प्रीवियस ईयर केस स्टडीज को देखता था, उनको सॉल्व करता था और उनका मतलब मॉडल आंसर्स देखा करता था। या टॉप सबसे बढ़िया आंसर राइटिंग के लिए या किसी भी टॉपिक को कवर करने के लिए या कुछ भी पढ़ने के लिए क्या है, टॉपर के आंसर्स भी देखो। तो वो लोग क्या है कि हमारे जैसा आंसर लिखते हैं, मतलब हमसे थोड़ा अच्छा होता है, बट एज एस्पिरेंट आंसर लिखता है। मॉडल आंसर में क्या है, वो आइडियल आंसर देंगे आपको। तो आइडियल आंसर वो 3 घंटे में रिप्रोड्यूस करना इम्पॉसिबल जैसा है। तो आप ट्राई करो कि टॉपर्स की कॉपी जरूर देखो, क्योंकि वो हमसे थोड़े से आगे होते हैं, जो अचीव करना बहुत आसान होता है। जीएस की भी शुभ्रा रंजन से ही की थी मैंने, तो यार शुभ्रा रंजन से ही की थी। अभी मुझे आइडिया नहीं है कैसा है। सर आपको ऑप्शनल में, ऑप्शनल 260 थे यार मेरे ऑप्शनल में। जीएस के, हाँ जीएस की वहीं से की थी। डिड यू ज्वाइन एनी कोचिंग फॉर जीएस? हाँ, मतलब जीएस मैंने की थी, और हाँ वॉज इट हेल्पफुल? तो मैं बोलूँगा कि हाँ, मुझे तो हेल्प किया था और मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी कोचिंग में। क्योंकि खुद से पढ़ना और कोई कोचिंग वाला हेल्प कर दे तो वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। बट हाँ, आजकल ऑनलाइन भी इतने सोर्सेज अवेलेबल हैं, वो भी फ्री अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। तो अगर आप उनसे कवर कर सकते हो तो इतना ज़रूरी नहीं है कोचिंग की। सिर्फ किसी बुक को पढ़ने के बाद कैसे पता करें कि कितनी याद है और क्वेश्चन कहाँ से करें टॉपिक वाइज? देखो, मैं एक स्ट्रेटजी बताता हूँ जो मैंने की थी, आप अगर लगे तो करना। मैं सबसे पहले क्या करता था कि कोई टॉपिक या एक बुक पढ़ ली जैसे उसकी, उसके बाद क्या करता था कि पीवाईक्यू देखता था सीधे। अब उन पीवाईक्यू को मैं सॉल्व नहीं करता था,
या फिर सॉल्व इन द सेंस कि मैं उनके पीछे जाके आंसर नहीं देखता था कि इनका आंसर क्या है। इससे क्या है, आपका वो क्वेश्चन वेस्ट हो गया, इतना प्रेशियस और बढ़िया क्वेश्चन आपने एक रीडिंग में पढ़ के वेस्ट कर दिया। तो उससे अच्छे के लिए क्या है कि आप सबसे पहले क्या करो कि सिर्फ क्वेश्चन देखो, जो आ रहे हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आ रहे आप सोचो कि यार ये बुक में कहीं था क्या या कुछ था क्या, तो बुक ऐसे करो। फिर उसके बाद क्या है कि जो डेली ऑनलाइन क्लासेस हैं ये सब हैं, ये सब लोग क्या करते हैं, वो अवेलेबल करते हैं क्वेश्चंस को, फ्री क्वेश्चन और ये सब उनके क्लासेस के अवेलेबल हैं, तो उन पे जाके सॉल्व करो। अगर आपके क्वेश्चन सही सॉल्व हो रहे हैं तो आप समझ जाओ कि आपने सही पढ़ा है, और आपने नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो आप फिर से रिवीजन करो। हाँ, बस एक मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि कभी भी पीवाईक्यू को ऐसे वेस्ट मत करना कि एक बार पढ़े और पीवाईक्यू सॉल्व कर दिए और फिर गलत वाले के देख लिए तो वो आपको आंसर याद हो गए, तो आपने दिमाग नहीं लगाया वहां पे। जितना पीवाईक्यू में दिमाग लगाओगे ना उतना ज्यादा सही है। सर स्ट्रेस को कैसे रिलीव करें, एनी इनसाइड ऑन? स्ट्रेस को रिलीव करने का यही तरीका है यार कि एक दिन का ब्रेक ले लो, 6 दिन पढ़ाई कर लो, एक दिन ब्रेक ले लो, चाय वाय पी लो जाके, अगर चाय वाय पीते हो तो अपने दोस्तों वगैरह से मिल लो, जो भी आसपास के दोस्त हों। और थोड़ी स्ट्रेस जरूरी भी है यार, मतलब लोग कहते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेस से कैसे रहें, अगर स्ट्रेस नहीं होगी तो हम पढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि चिल माहौल में हमें लगता है कि सब बढ़िया ही चल रहा है। अगर आप स्ट्रेस्ड हो ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अगर इस प्रिपरेशन के टाइम पे आपको अगर डेली ये नहीं लग रहा है ना कि मेरा नहीं होगा, तो शायद आप गलत पाथ पे हो सही में। क्योंकि मैं अपना बताता हूँ, मुझे हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन यही लगता था कि शायद मेरा नहीं होने वाला है, या मेरा नहीं होगा, या कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। तो स्ट्रेस की टेंशन मत लो, स्ट्रेस थोड़ा थोड़ा होती है, उसको रिलीव करो कि एक दिन ब्रेक ले लिया, कुछ घूमने चले गए, कहीं कुछ कर लिया, घर वालों से बात कर ली, स्ट्रेस वैसे रिलीव हो जाएगा आपका। जीएस की भी आपने हाँ, ऑप्शनल हो गया यार। पॉलिटिकल साइंस के लिए क्या पढ़ें, मुझे बहुत डाउट आते हैं। पॉलिटिकल साइंस के लिए ट्राई करो, मैम की क्लासेस अगर कर सकते हो तो करो, नहीं तो उनके नोट्स से स्टार्ट कर लो, और नोट्स के बाद मतलब फिर उसके बाद ट्राई करना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने का ट्राई करना, तो उससे आइडिया लग जाएगा कि हाँ आपकी पढ़ाई कैसी है। वाजीराम ऑनलाइन कैसा है सर? यार देखो यार, मैं क्लासेस के रिव्यू मुझे आइडिया नहीं है, तो क्लासेस के रिव्यूज आप देख लो कि टीचर्स अभी वहाँ कैसे हैं। पहले मेरे हिसाब से किसी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले फ्री वाले जो लेक्चर्स पढ़े हैं ना ऑनलाइन, वो ट्राई करो देखने के, तब आप जज करो। आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट किए थे? आंसर राइटिंग यार देखो 4-5 मंथ मतलब थोड़ा पढ़ लो, अगर कंटेंट नहीं होगा आपके पास, मतलब सीधी सी बात है कि अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो आप आंसर राइटिंग में क्या लिखोगे, तो पहले थोड़ा कंटेंट डेवलप करो। कंटेंट डेवलप करने के बाद आप क्या करो कि फिर धीमे धीमे से एक एक क्वेश्चन लिखना शुरू करो। ट्राई करो कि पहले एक क्वेश्चन लिखा, उसके बाद मॉडल आंसर्स इसके देखे क्या मैंने गलती कर दी, उसके बाद धीमे धीमे दूसरा आंसर लिखो, तो ऐसे धीमे धीमे आप सॉल्व कर सकते हो। सर आपके आइडल कौन है यार? ऐसा कभी आइडल तो कोई बने नहीं, मतलब मैं ऐसे बता भी नहीं सकता हूँ कौन है आइडल, तो अभी तो पता नहीं। हाँ, आपके इस क्वेश्चन पे मैं जरूर फोकस जरूर करूंगा कि आइडल कौन है। सर ऑप्शनल में हिंदी साइड से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे? यार कोई डाउट नहीं है कि अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, कोई भी ऑप्शनल, मैं ये नहीं बोलूंगा कि नंबर ज्यादा देता है कम देता है, वो ठीक है कभी किसी साल ज्यादा कम आ रहे हैं, बट कोई भी ऐसी पार्शियलिटी नहीं है कि किसी ऑप्शनल में कम मिल रहे हैं किसी में ज्यादा मिल रहे हैं। तो आप अगर हिंदी साहित्य में अच्छे से पढ़ेंगे तो हिंदी साहित्य में भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और आप ट्राई करिए किसी ऐसे से कंसल्ट करिए जिसने हिंदी साहित्य ऑप्शनल लिया हो। रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होती है कि आप, ऐसा है कि आप पढ़ो, तुरंत रिवाइज मत करो। आज पढ़ा है, मान लो एक चीज कवर हुई है, 10-15 दिन 1 महीने वेट करो, उसके बाद आपका क्या है कि जितना पढ़ा था उसके 60-70% आप भूल जाओगे, रिवीजन तब काम में आएगा। उसके बाद आप ये देखो कितना रिकॉल हो रहा है, खुद से याद करो। रिकॉल होने के बाद क्या करना है कि रिकॉल होने के बाद जो चीजें आप भूल रहे हो उनके नोट्स बना लो, उनके नोट्स बनाने के बाद आप फोकस करो कि रिवीजन करना शुरू करो, और फिर रिवीजन वो शॉर्ट शॉर्ट स्पेन में करो। उन्हीं शॉर्ट नोट्स के 3 महीने 4 महीने 5 महीने ऐसे हर महीने रिवीजन करते हैं। सर इंग्लिश पर कॉन्फिडेंस नहीं है, इंटरव्यू के लिए कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई बात नहीं, मॉक इंटरव्यूज देना। इंटरव्यू के लिए आप इंटरव्यू की टेंशन इंटरव्यू के टाइम पे लेना यार, प्री मेंस पहले आराम से निकालो, फिर आराम से इतना टाइम मिलता है कि आप इंटरव्यू पे फोकस कर सकते हो, तो उसकी टेंशन अभी मत लो। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत जनरल अवेयरनेस रखो, और अगर आपको इंग्लिश की इतनी टेंशन है तो ट्राई करो मिरर के सामने बोलो या ट्राई करो,
बट वो अभी हो नहीं पाएगा जब तक आप प्री मेंस नहीं दोगे। पोस्ट प्री में टाइम कैसे अलॉट करें 3 मंथ्स में? देखो पोस्ट प्री में यार टाइम ऐसा है कि आपका प्री से पहले ना ऑप्शनल कवर हो जाना चाहिए। इफ शॉर्ट नोट्स नहीं बने हैं तो आपका कवर हो जाना चाहिए ऑप्शनल, और जीएस भी पढ़ा होना चाहिए। ये छोटे छोटे टॉपिक चलो मान सकता हूँ, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, या फिर क्या साइंस एंड टेक हो गया, तो ये मैं मान सकता हूँ कि ये कवर नहीं हुए होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स कवर हो गए। उसके बाद क्या करो, प्री के जस्ट बाद ना 4-5 दिन का रेस्ट लो, फिर पढ़ाई शुरू कर दो। ये स्पेकुलेशन से मत लगना कि प्री निकल रहा है नहीं निकल रहा है। मैंने अपना बहुत टाइम वेस्ट किया था इसमें कि प्री हो रहा है नहीं हो रहा है, तो मेरे 1 महीना ऐसे ही वेस्ट हो गया था। तो फिर ट्राई ऐसे करना कि फिर पूरे जो भी नोट्स हैं उनको कंसोलिडेट करो एक जगह कंसोलिडेट कर दोगे, उसके बाद चलो उसमें 20-25 दिन लगेंगे। कंसोलिडेट के बाद फायदा क्या होगा कि आपको ज्यादा बुक नहीं पढ़नी है, उन्हीं बुक्स को आप उन्हीं नोट्स को आप पढ़ो, और टेस्ट पेपर प्री के बाद फिर ना कुछ सोचना है ना इधर उधर देखना है, सीधा टेस्ट पेपर्स लो, सॉल्व करो। कोई भी कोचिंग के मॉक टेस्ट सीरीज जो होती है ज्वाइन करो, उनको सॉल्व करो, आंसर इवेल्युएट होके आएंगे, उनमें अपनी जो ये कमियां बताई जाएंगी वो सॉल्व करो, और ऐसे आगे बढ़ो। रिवीजन टेस्ट प्री के बाद मोस्ट ऑफ द थिंग, ये जो 3 महीने हैं ये यही करना है। हाउ टू प्रिपेयर इकोनॉमी के लिए यार, जैसे ऑनलाइन कुछ भी देख लो, ऑनलाइन ट्राई करो कि इकोनॉमी जैसे मृणाल सर की है वो देख लो, उनके इकोनॉमी को कवर करो। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना इकोनॉमी में वो बना लो, मनी और बैंकिंग से रिलेटेड, और जो भी टर्म्स आते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, या जो भी और भी बॉन्ड और बॉन्ड यील्ड, इनसे रिलेटेड टर्म्स हैं उनको पढ़ लो, और उनके कॉन्सेप्ट बनाओ। मतलब याद मत करो, ट्राई करो इकोनॉमी में कॉन्सेप्ट बनाओ, क्योंकि इकोनॉमी में क्या है, क्वेश्चन आते हैं हमेशा एप्लीकेशन बेस्ड या फिर एनालिटिकल क्वेश्चंस। तो उसमें ये है कि उसमें आपका जो कॉन्सेप्ट बना है उसका एप्लीकेशन आएगा। तो कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन आपका तभी हो पाएगा जब आपने उनकी अच्छे से मतलब पढ़ा होगा और समझा होगा। तो इकोनॉमी कोई एक लेक्चर सीरीज देख लो, मतलब या बुक पढ़ लो कोई, और फिर कॉन्सेप्ट वहां से बना लो और फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। मेन किसी भी टॉपिक को कवर करने का यही तरीका है कि पहले कहीं से पढ़ो, उसको रिवीजन करो, कॉन्सेप्ट बनाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो। हाउ टू प्रिपेयर इकोनॉमी हो गया, यू क्रैक्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट, हाँ पहले ही था यार। सर आपने प्रिपरेशन के टाइम कितनी बार पार्टी की थी? यार कभी कभी तो पार्टी कर ही लेते थे। पार्टी का तो ऐसा कुछ नहीं है, जब कभी मन करता था तो दोस्तों के साथ चले जाया करते थे। वो भी स्ट्रेस, जो अभी ऊपर किसी ने पूछा था स्ट्रेस कैसे रिलीव करते हैं, तो वो कभी कभी पार्टी करके स्ट्रेस भी रिलीव कर लेते थे। हाउ टू प्रिपेयर हिस्ट्री ऑप्शनल, यार हिस्ट्री ऑप्शनल का मुझे इतना आइडिया नहीं है, मतलब मैं आपको उसको गाइड नहीं कर पाऊंगा। ट्राई करो जो हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपर्स हैं उनके टेलीग्राम चैनल या फिर जो भी चैनल हैं, या फिर जो भी मतलब उनके स्ट्रेटजीज या ब्लॉग्स हैं वो पढ़िए आप, वहां से ट्राई करिए हिस्ट्री का ऑप्शनल से रिलेटेड, तो वहां से आप अपना ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। सर कंक्लूजन कैसे लिखें? यार कंक्लूजन हमेशा ना एक पॉजिटिव ओरिएंटेड होना चाहिए, कि एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपको देखा जा रहा है, तो कंक्लूजन में आप हमेशा ऐसा लिखिए कि ठीक है, कोई चैलेंजेस वाला, मान लीजिए कोई बहुत ही चैलेंजेस वाला भी क्वेश्चन है कि ये चैलेंजेस चल रहे हैं कंट्री में या ये प्रॉब्लम चल रही है कंट्री में, फिर भी आपका कंक्लूजन ना हमेशा बहुत ही फॉरवर्ड ओरिएंटेड होना चाहिए कि ठीक है ये चैलेंजेस हैं, ये सब प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि बट इस डायरेक्शन में हमने अगर काम किया और कोई चैलेंजेस को अपने अच्छे से टैकल किया तो बहुत अच्छा भी हो सकता है। तो कंक्लूजन हमेशा आपका पॉजिटिव और फॉरवर्ड और सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। विच मीडियम इज गुड फॉर एग्जाम, यार जिस मीडियम में आप कंफर्टेबल हो वो मीडियम आपका गुड है। अगर आप जिसमें कंफर्टेबल नहीं हो, भले ही उसमें मार्क्स आ रहे हैं, तो आप उधर जाओगे तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे उसमें। तो ट्राई करो जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो लिखो। सर इज इट पॉसिबल टू क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट? बिल्कुल पॉसिबल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बस आपको एनालिसिस सही से एग्जाम की करनी है और टाइम लगेगा। देखो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले भी 2 साल पहले पढ़ते ही हैं, 2-3-4 साल पहले। फर्स्ट अटेम्प्ट कोई भी ऐसा नहीं है कि आया 2 महीने पढ़ा, और मुझे तो नहीं पता है और शायद इम्पॉसिबल भी है ये। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में पॉसिबल है, बट उसकी तैयारी करनी पड़ेगी आपको। कोचिंग लेने से आपको क्या बेनिफिट हुआ? कोचिंग लेने से यार ये बेनिफिट हुआ कि नोट्स एक जगह मिल गए मुझे, सारे नोट्स मिल गए मुझे एक जगह पे, तो वो मैंने सारे एक जगह मिल गए थे। और कोई भी चीज अगर आप बुक से पढ़ते हो तो वो आपको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, और कोचिंग वाले चीज अगर वो आपको वही चीज समझा दे रहे हैं तो आपका टाइम काफी बढ़ जा रहा है।
स्पेक्ट्रम के नोट्स बनाने हैं क्या? स्पेक्ट्रम के यार मैंने क्या किया था कि लोग नहीं बनाते हैं, बट मैंने से बना लिए थे कि मतलब 2 3 4 बार पढ़ने के बाद मैंने सोचा था कि चलो बना ही लेते हैं, बार बार इतनी मोटी बुक की क्या रिवीजन करें। तो ट्राई करना कि अगर मन करे तो बना लेना स्पेक्ट्रम, वरना स्पेक्ट्रम खुद ही एक पॉइंट फॉर्मेट में है। सर आपने कहीं से ऑफलाइन क्लासेस किया है क्या? नहीं यार, ऑफलाइन तो कुछ नहीं किया। नोट्स बनाते हैं टाइम बुक का हर टॉपिक इम्पोर्टेंट ही लगता है, सही बात है, और ऐसा लगता है जैसे कि एक बुक ही बन रही है। सर शॉर्ट ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि यार इसीलिए ना नोट्स कभी पहली रीडिंग में मत बनाओ। लोग क्या करते हैं, एक बार पढ़ते हैं उसको हाईलाइट कर देते हैं, पूरी बुक रन जाती है, फिर उस पूरी बुक को पेन पे लिख पेज पर पेपर पे लिख देते हैं, और फिर वो एक बुक दूसरी बुक में कन्वर्ट हो जाती है। तो ट्राई करो 3 4 बार पढ़ लो, और देखो 3 4 बार अभी बोलना मेरा आसान लग रहा है पर थोड़ा मुश्किल होता है करना। तो ट्राई करो 3 4 बार उस बुक को पढ़ो, उसके बाद उसके नोट्स ऐसे करो कि उनके नोट्स बनाओ जो आप भूल रहे हो। नोट्स उसके मत बनाओ, जैसे बहुत सी चीजें होती हैं वो याद हो जाती हैं इस प्रिपरेशन में, आप उनको कोई नहीं बोलोगे। इवन रात को कोई आपको सोते हुए उठाते हुए पूछता है कि ये इसका आंसर क्या है, तो वो आप बता दोगे कि हाँ भाई मनी बुल कहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, तो आप रात को कभी भी कोई उठाएगा तो आप बता दोगे, तो उसके नोट्स नहीं बनाने हैं। तो वैसे ही 3 4 रिवीजन के बाद आप ट्राई करो कि वो नोट्स बनाओ जो आप भूल रहे हो, तो वो बुक बुक में कन्वर्ट ना होके एक शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। सर ग्रेजुएशन के बाद 3 इयर्स का गैप हो गया है, क्या इंटरव्यू पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है क्या? यार कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अगर आप जस्टिफाई कर पा रहे हो अपनी चीजों को कि मेरा क्यों निगेटिव हुआ, मतलब क्यों आपका गैप हुआ या आप तैयारी कर रहे थे, तो आप उसकी टेंशन मत लेना। वो आप अगर वहां जस्टिफाई कर दिया तो बिल्कुल भी कुछ उनको इम्पैक्ट नहीं पड़ता यार। दे वांट टू सेलेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, तो ठीक है चैलेंजेस आते हैं, आपका 3 इयर्स का गैप हो गया, कोई रीजन हुआ होगा, आप उस रीजन को ऑनेस्टली बता दो, वो एक्सेप्ट करेंगे एंड दे विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरा ऑप्शनल पीएसआईआर है, मैं फाइनेंशियली कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, क्या शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स काफ़ी हैं पीएसआईआर में? अच्छा यार देखो, बिल्कुल काफ़ी, काफ़ी ऐसे बोलूँगा कि हाँ वो नोट्स अगर आप पढ़ ले रहे हो तो आपका उन नोट्स से आइडिया अच्छा मिल जाएगा। तो इफ़ कोचिंग नहीं ले सकते तो आप टेस्ट सीरीज ज़रूर ले लेना, ताकि वो कोच आपने जो पढ़ा है उसको आप अप्लाई कर सको। तो ट्राई करना कि ठीक है अगर कोचिंग नहीं ले पाए तो टेस्ट सीरीज करना। सर आई एम कंफ्यूज अबाउट पीएसआईआर एंड सोशियोलॉजी। तो यार दोनों को थोड़ा थोड़ा पढ़ के देखो, ट्राई करो दोनों को पढ़ के देखो, जिसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आए, जिसमें, क्योंकि हो सकता है कि आपको किसी भी ऑप्शन को ना 3 या 4 साल भी पढ़ना पड़ सकता है। तो अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट आपने ले लिया जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो आपको दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए फोकस ऐसे करो कि ऐसा कोई ऑप्शन लो जिसमें आपको थोड़ा इंटरेस्ट जाग सके। तो सोशियोलॉजी और पीएसआईआर का थोड़ा थोड़ा 10 15 दिन पढ़ के देखो, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें मतलब आपको क्या करना है। मतलब इंटरेस्ट अगर आईआर में जाग रहा है या पॉलिटिकल साइंस में जाग रहा है तो आप उसको ले लीजिए, सोशियोलॉजी में जाग रहा है तो उसको ले लीजिए, मार्क्स के हिसाब से मत जाना। प्रीलिम्स पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी एंड मेंस वैल्यू एडिशन कैसे है? प्रीलिम्स पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी आप मॉक के टाइम आप अपनी डिसाइड करिएगा। बस ये है कि बहुत बार एक राउंड्स में क्वेश्चन करिएगा। हम क्या करते हैं प्रीलिम्स में, ऐसा होता है कि चलो आप प्रीलिम्स और मेंस डिस्कस ही कर ले। प्रीलिम्स में ऐसा होता है कि आप प्रीलिम्स में क्वेश्चन सॉल्विंग पे फोकस करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक राउंड में क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एक राउंड में क्वेश्चन ना करके ऐसा करना चाहिए कि पहले राउंड में आपको जो सफिशिएंट आ रहे हो क्वेश्चन, या फिर जो जिनमें आप 100% श्योर हो, तो वो क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। उसके बाद फोकस करिए कि सेकेंड राउंड पे जाइए। सेकेंड राउंड में जिनमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन है या जिनमें एक दो एलिमिनेट कर दिए थे जो आपने बाद में, उन पे फोकस करिए। तो राउंड बाई राउंड क्वेश्चन सॉल्व करना। राउंड बाई राउंड क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें ऐसा फायदा हो जाएगा कि आपकी जो वो होती है, क्या बोलते हैं, मेमोरी होती है, या फिर आपके बैकग्राउंड में जो कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो वो आपको रिकॉल कर देती है थोड़े टाइम में। अगर कोई चीज़ याद नहीं आएगी तो वो सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में याद आ जाएगी। तो प्रीलिम्स में क्या है, स्पीड रीडिंग करिए और राउंड में फोकस करिए क्वेश्चन सॉल्विंग का। और मेंस में वैल्यू एडिशन, यार कोई भी कोचिंग का मटेरियल उठा लो और जिनके वैल्यू एडिशन वो करते हैं वहां से सॉल्व कर, मतलब वहां से बना लीजिए। हाउ टू प्रिपेयर ऑल 4 GS पेपर विद 6 मंथ्स विद नोट मेकिंग? यार ये तो काफी ज्यादा मतलब एकदम खतरनाक सवाल पूछ लिया है। ऑल 4 GS पेपर विद 6 मंथ्स, यार ये थोड़ा ज्यादा हो गया। ट्राई करो प्रिपेयर, ज्यादा जल्दी जल्दी मत करो यार, मतलब हम जल्दबाजी में क्या हो जाएगा कि फिर आप फोकस नहीं कर पाओगे उस चीज पे कि किस एनालिसिस पे या पढ़ने पे।
तो इसलिए फोकस करो कि जो टाइम जितना लग रहा है उसमें उतना टाइम लगाओ, ताकि वो आप अच्छे से समझ पाओ, अच्छे से आप मतलब वो आपके इंटरनलाइज हो जाए। तो इतना 6 मंथ या 3 मंथ इस पे ना फोकस करके सिलेबस आपको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन समझ में आने चाहिए, ऐसे पढ़ाई करो। सर हाउ टू प्रिपेयर एथिक्स। एथिक्स मैंने तो अपना एक क्लासेस की थी, उनके नोट्स थे, फिर क्वेश्चन सॉल्विंग और टेस्ट सीरीज से फोकस किया था मैंने। अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन, कोचिंग और सेल्फ स्टडी, विच वन इज मोर इम्पोर्टेंट? बोथ तो बोथ में मेरे लिए बोलूंगा, चलो सेल्फ स्टडी हाँ ज्यादा वैल्यू होगी, कि सेल्फ स्टडी को ज्यादा वैल्यू होगी। कोचिंग के बाद आपको सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है। जैसे मैं कोचिंग करता था तो सेल्फ स्टडी भी करता था, बट सेल्फ स्टडी अगर मैं बोलूंगा कि 70% अगर सेल्फ स्टडी का रोल है और 30% कोचिंग का। सर रिवीजन करने में बोरियत महसूस होता है, क्या करें यार? रिवीजन तो करना पड़ेगा, बोरियत तो बहुत सारी है, बहुत बहुत बोर मारेंगी बुक्स, तो पर करना तो पड़ेगा, यही है। बोर हो रहा है तो ट्राई करो कि किसी उनको ऑडियो नोट्स में बना लो अपनी चीजों को, ताकि उनको ईयरफोन लगा के सुन सको, बट रिवीजन करना पड़ेगा। सर आपने फर्स्ट टाइम स्पेक्टर और लक्ष्मीकांत कितने दिन में पढ़ी थी? यार देखो, दिन पे कभी फोकस मत करो, मैं बार बार बताया आपको। दिन से अच्छा आप फोकस करो कि कैसे पढ़ी थी, आप अच्छे से पढ़ो उसको। लक्ष्मीकांत ठीक है, ये नहीं कह रहा कि 2 महीने तक फिर लक्ष्मीकांत ही पढ़ते रहो, वो भी नहीं है, लेकिन तब तक पढ़ो जब तक आपको सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाती। जल्दी भाग के क्या मिलेगा आपको? यही बस एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि 1 रीडिंग होगी, 2 रीडिंग होगी, 6 रीडिंग होगी, 12 रीडिंग होगी, लेकिन आप 12 रीडिंग के बाद भी अगर आप क्लियर नहीं हो तो वो वेस्ट है। इससे अच्छा, ज्यादा भागने से अच्छा है उस पर फोकस करो कि अच्छे से एनालिसिस कर पाओ उसकी। सर जीएस पेपर में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? यार जीएस क्वेश्चन में उतने अटेम्प्ट करो जितने में आप मतलब आपको लगे कि सफिशिएंट है। जैसे मैं मॉक्स देता था तो मेरी एक्यूरेसी इतनी सही नहीं थी, तो मैं 89 90 प्लस अटेम्प्ट किया करता था। तो आप अपने मॉक के हिसाब से डिसाइड करो। सर समटाइम्स आई फील वेरी वेरी डिप्रेस्ड एंड हाउ आई मोटिवेट और कंसिस्टेंटली से। हाँ ये देखो यार, इस प्रिपरेशन का ये सबसे डार्क या बैड फेज रहता है, जब आपको डिप्रेशन होती है या मोटिवेशन नहीं होता, इवन आपको रूम में बैठ के पढ़ाई करनी होती है। उस मोमेंट में आप यार ये सब सोचो कि मतलब फर्स्ट प्लेस में आप यहाँ पे आए क्यों थे। मतलब ठीक है, ये सब सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मुझे से नहीं हो पाता था, पर मैं आपको सजेस्ट जरूर करूंगा कि आप ये सोचो कि आप फर्स्ट प्लेस में यहाँ पे क्यों आए थे। मतलब आपने जॉब छोड़ी थी या आपका ड्रीम है या क्या है, तो उस चीज से आपको मोटिवेशन मिलेगा कि यार मैंने अपने डिसीजन से यहाँ पे आया हूँ या आई हूँ, और उस डिसीजन को मेरे को सस्टेन करना है। तो ऐसे फोकस करो उस टाइम पे कि मतलब मेरा ड्रीम है ये, या मुझे ये करना ही है। तो इसलिए आप उस टाइम पे आप खुद को मोटिवेट करो यार और फिर अगर सेल्फ मोटिवेशन नहीं होता है तो ट्राई करो, गाने वाने सुन लो या किसी से बात करो, बट इंटरनल मोटिवेशन बहुत जरूरी है। उसके लिए आप खुद से क्वेश्चन पूछो कि मैं क्यों तैयारी कर रहा हूँ। सर व्हाट इज योर टेलीग्राम चैनल नेम? टेलीग्राम चैनल तो यार अभी नहीं बनाया है, मतलब टेलीग्राम चैनल मैं सोच रहा हूँ बनाने का। मतलब हाँ, इंस्टाग्राम पे आप लोग अगर चाहो तो फॉलो कर सकते हो मुझे, ऋतुराज_1415 करके मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पे। तो मैं ट्राई करूंगा, कुछ भी वहां मिलेगा तो वहां डाल दिया करूंगा। तो आप इंस्टाग्राम पे चाहो तो फॉलो कर सकते हो, और अगर मैं टेलीग्राम चैनल बनाता हूँ तो मैं टेलीग्राम पे जरूर आप लोग को बता दूंगा, इंस्टाग्राम पे या कहीं भी, कि ये टेलीग्राम चैनल है। सर लवासना में हो? नहीं भाई, अभी लवासना में नहीं हूँ, अभी लवासना नहीं हुआ है। सर हाउ टू यूटिलाइज माई ग्रेजुएशन टाइम फॉर यूपीएससी? यार ग्रेजुएशन टाइम पे देखो, फोकस करो कि अगर फ्री टाइम मिल रहा है तो वहाँ पे न्यूज़पेपर और एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू कर दो। एनसीईआरटी न्यूज़पेपर इन सबको पढ़ना शुरू कर दो ग्रेजुएशन के टाइम पे। तो ये मतलब ऐसा कर सकते हो आप। और अगर ज़्यादा ही टाइम है तो फिर और बेसिक बुक्स में भी आप जा सकते हो। लेकिन हाँ, ग्रेजुएशन को सफ़र मत करने देना कि आपके बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं लास्ट में। तो मार्क्स को बैलेंस रखो और फिर साथ में यूपीएससी करो। वाजीराम की येलो बुक वाले अटेम्प्ट में काम आएंगी क्या? एंड सर वो येलो बुक प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है? सर देखो यार, मैंने भाई येलो बुक कभी पढ़ी नहीं, तो मैं इसके लिए मतलब आई एम नॉट अ राइट कैंडिडेट टू सजेस्ट यू रिगार्डिंग द येलो बुक। बट हाँ, अगर आपको कहीं से कंटेंट, बस ये ट्राई करना कि अगर कोई भी एक कंटेंट पढ़ रहे हो, चाहे येलो बुक से पढ़ रहे हो, चाहे विजन का पढ़ रहे हो, चाहे फोरम का पढ़ रहे हो, पर एक ही पढ़ो। हम क्या करते हैं, ये पढ़ लेते हैं कि हमें ये रहता है ना, फियर रहता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट समथिंग, फोमो रहता है कि हमें ये नहीं पढ़ ले वो पढ़ ले। उससे बढ़िया एक बुक को 10 बार पढ़ लो या 5 बार पढ़ लो, ताकि वो रिवाइज ज्यादा हो सके। नोट्स मेकिंग मैंडेटरी फॉर एवरी टॉपिक? नॉट फॉर एवरी टॉपिक,
लेकिन उन्हीं टॉपिक्स के लिए जिनको आप भूल रहे हो। हर टॉपिक के नोट्स बनाओगे तो फिर आपके पास इतने नोट्स हो जाएंगे कि वो रिवीजन के जो वो एक है ना कि रिवीजन के जो इम्पोर्टेंस है वो फिर रिवीजन नहीं पड़ेगा, वो फिर पढ़ाई बन जाएगी। तो किसी चीज को पढ़ने के 3-4 मतलब 3-4 ट्राई करने के बाद ही उनके नोट्स बनाओ। जीएस की शुरू से तैयारी कैसे करें यार? शुरू से तैयारी फोकस करो एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी वगैरह फोकस करने के बाद धीमे धीमे बेसिक बुक्स पे फोकस करो। सर आपका ऑप्शनल क्या था? ऑप्शनल तो यार पीएसआईआर था मेरा। सर प्लीज टेल मी दैट कैन आई स्टार्ट माय प्रिपरेशन जस्ट आफ्टर क्लास 12th? यार क्लास 12th के जस्ट आफ्टर इतना जल्दी मत करो, ट्राई करो ग्रेजुएशन में जाओ, चीजें एक्सप्लोर करो। उसके बाद ग्रेजुएशन में आप देखो कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में लाई कर रहा है। अभी से यूपीएससी और इतना इतना पे जाने से अच्छा है अभी फोकस करो कि थोड़ा सा ग्रेजुएशन में जाके चीजों को एक्सप्लोर करना है, ताकि उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका इंटरेस्ट किधर लाई करना है। हाउ मेनी क्वेश्चंस यू अटेम्प्टेड बिफोर योर प्रीलिम्स? मतलब मॉक वगैरह में दिया करता था, जैसे मैंने विजन के और फोरम के मॉक्स दिए थे, 30-30 मॉक, ऐसे 40-50 मॉक दे दो। और बाकी साल भर क्वेश्चन सॉल्व करो, मतलब साल भर डेली अगर 5-5, जैसे इनसाइट्स ऑफ इंडिया पे डेली 5-5 क्वेश्चन आते हैं करंट के और स्टैटिक के। ऐसे ही आईएएस बाबा भी लास्ट में, मतलब किसी कोचिंग को ऐसे मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया था। ऐसे आईएएस बाबा लास्ट में भी 60 डे प्लान निकालता है, वैसे इनसाइट्स भी रिवीजन निकालता है। तो जहां से क्वेश्चन मिल पाए ना करो, मतलब लेटे लेटे आप बेड पे लेटे हो, फोन चला रहे हो, तो बस वो क्वेश्चन सॉल्व करो। तो साल भर मतलब आप पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे ना, तो आपकी स्किल बन जाएगी क्वेश्चंस की। तो वैसे सॉल्व करो और फिर लास्ट में मॉक्स तो लगाने ही है। सर योर व्यू ऑन एंथ्रोपोलॉजी? यार एंथ्रोपोलॉजी अच्छा ऑप्शनल है, मुझे तो इतना आइडिया है नहीं एंथ्रोपोलॉजी का, बट ऑप्शनल तो सारे ही अच्छे हैं। पीएसआईआर के लिए एनसीईआरटी? यार एनसीईआरटी इतना कुछ हेल्पफुल तो नहीं है, हाँ, बट हाँ, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए पॉलिटिकल थ्योरी की एक एनसीईआरटी है, उसको आप रेफर कर सकते हो। सर आपने कौन सी टेस्ट सीरीज लगाई थी बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस? यार फोरम आईएएस की मैंने जीएस के लिए लगाई थी, लुकमान आईएएस की मैंने एथिक्स के लिए लगाई थी, और शुभ्रा रंजन मैम की मैंने लगाई थी ऑप्शनल के लिए। 2022 का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है तो 2023 के लिए अब डर लगता है, क्या करूँ? कुछ अलग प्लीज आपसे मिलना। यार देखो, डर सही बात है, डर तो लगेगा ही, ये नहीं क्लियर हुआ, बट ये ट्राई करो कि आप अपनी गलती एनालाइज करो कि मतलब पेपर में कहाँ गलतियां करी। अलग से मैं आपको कुछ ऐसा नहीं बता पाऊंगा कभी भी। मैं आपको मान लो एक कोई स्ट्रेटजी दे दूं कि ये पकड़ के करो, ऐसा भी हो सकता है कि वो स्ट्रेटजी काम ना करे। तो फोकस ये करो कि आपने कहाँ गलती की, जब आपने जहाँ पे गलती करी है ना, उस गलती की एनालिसिस करो कि वो गलती दोबारा ना हो। मैं सच में आपको ऐसा कुछ नहीं बता पाऊंगा जो आपको रियल में नहीं पता होगा प्रिपरेशन के टाइम पे। तो ठीक है, चीजें बता सकता हूँ थोड़ी थोड़ी, बट आप अपनी गलती की एनालिसिस खुद करिए। आईएएस एग्जाम निकालने पर कैसा लगता है? यार अच्छा तो काफी लगता है, मतलब काफी ज्यादा सही लगता है। सबसे ज्यादा अगर एक फीलिंग आती है वो आती है रिलीफ की। मतलब आप 2 साल, 1 साल, 3 साल, जितने साल भी रूम में पढ़ रहे होते हैं, बैठे होते हैं, डेली आप कुछ ना कुछ टेंशन में रहते हैं। जो भी अभी स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल, जैसा मैं अभी हूँ वैसा नहीं था यार। स्ट्रेस पहले भी रहती थी, टेंशन आती थी। तो वो आपकी चीजें मैं जेन्युइनली समझ सकता हूँ कि आपको कितना स्ट्रेस आ रहा होगा। जो भी एस्पिरेंट है उनकी अलग ही रिस्पेक्ट है कि वो लोग बहुत स्ट्रेस में पढ़ाई करते हैं। जब एग्जाम का रिजल्ट आता है और आपका हो जाता है, तो सबसे पहली फीलिंग आती है कि रिलीफ महसूस होती है कि चलो अब अभी नहीं पढ़ना है, और आगे तो पढ़नी है, अभी नहीं पढ़ना है। तो वही फीलिंग है अभी। यूपीएससी के एग्जाम में इंग्लिश का कितना इंपॉर्टेंस है? यार इतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना आपके कंटेंट और आपकी एनालिटिकल स्किल का है। आप नॉर्मल इंग्लिश लिख लेते हो ना, वो मोर देन इनफ है उनके लिए। सर आई एम एन आईटी, कैन आई चूज एनी आर्ट सब्जेक्ट फॉर ऑप्शनल? हाँ श्योर, यू कैन चूज आर्ट सब्जेक्ट। मेरा भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, मोस्ट ऑफ द टॉपर्स या फिर जो आईआईटी से भी हैं वो लोग भी, मतलब आर्ट सब्जेक्ट्स को आप पढ़ सकते हो, और वो आर्ट सब्जेक्ट आपको जीएस में और सब्जेक्ट में भी हेल्प कर सकते हैं। तो श्योर आप कर सकते हो आराम से आर्ट सब्जेक्ट को। बस हाँ, ये मैं कहूंगा कि अगर आप ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग के में, आप ग्रेजुएशन में आप अच्छा है आपका, मतलब आपको उसमें कॉन्सेप्ट है, तो आप वो भी चूज कर सकते हो, क्योंकि आपको अलग से ऑप्शनल कुछ नहीं चूज करना पड़ेगा। तो आप वो देख लो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कि आपका आर्ट मतलब वो अच्छा है। अगर आपका इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, तो आप ट्राई कर सकते हो वही ऑप्शन लो, वरना आप स्विच करो आर्ट सब्जेक्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आप कुछ कॉलेज से थे? एनआईटी सूरत से थे यार।
आपने इंटरव्यू किस लैंग्वेज में दिया? इंटरव्यू मैंने इंग्लिश में ही दिया था। और आई हैव नो गाइडेंस अबाउट टू चेकिंग माई आंसर, सो सर वेयर शुड आई गो? यार देखो, ऑनलाइन फोरम्स बहुत हैं। इनसाइड आईएएस का देखो ट्राई करो, उस पे क्या है, कम्युनिटी ग्रुप बन रखा है। कम्युनिटी ग्रुप में क्या है कि वहाँ पे तुम लोग अपने आंसर डालो, वहाँ पे बाकी कम्युनिटी के बच्चे भी अपने आंसर डालते हैं, आप उनके आंसर रिव्यू करिए, वो आपके आंसर रिव्यू करेंगे। ऐसे कर सकते हैं। बाद में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे एस्पिरेंट कम्युनिटी आती है, तो वो आंसर एक दूसरे के रिव्यू करते हैं। तो ऐसे ट्राई करो। हाउ टू रिवाइज लक्ष्मीकांत एंड ऑफ स्पेक्ट्रम मल्टीपल टाइम्स? वैसे ही रिवाइज करो यार, मतलब ट्राई करो कि नोट्स बनाओ बाद में, वो भी 3 4 5 रीडिंग के बाद, 4 रीडिंग के बाद ट्राई करो, नोट्स बनाओ, और फिर क्वेश्चन सॉल्विंग से नोट रिवीजन करो। हम क्या है, बार बार उसको पढ़ते रहते हैं। टेक्स्ट को पढ़ने से अच्छा है क्वेश्चन सॉल्विंग पे जाओ। क्वेश्चन सॉल्विंग पे जाओगे तो आपको आइडिया लगता रहेगा कि हाँ, मतलब कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि नहीं। मतलब अगर आप सोचो कि मैं उसी टेक्स्ट को 4 बार 5 बार पढूं और सिर्फ पढ़ता रहूं, उससे अच्छा है 3 बार 4 बार पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग करो। क्वेश्चन सॉल्विंग में क्वेश्चन गलत भी करो, मैं तो कह रहा हूँ गलत भी होने चाहिए। गलत होने के बाद आपको क्या है, आपको आइडिया रहेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो क्वेश्चन सॉल्विंग भी करो। सर प्री और मेंस के डिफरेंट नोट्स कैसे बनाएं? यार अब नोट्स वोट्स तो वैसे ही बनाना पड़ेगा। प्री के अलग होते हैं, थोड़ा फैक्चुअल होते हैं, और मेंस के लिए थोड़ा एनालिटिकल होते हैं। तो सिलेबस दोनों का अलग है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाओ। प्रीलिम्स पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी, वो तो डिसाइड हो गया यार। सर डू आई नीड टू स्टडी अदर बुक रादर देन क्लास 6 12 एनसीईआरटी? नहीं यार, इनफ तो नहीं बोलूंगा मैं। 6 12 एनसीईआरटी मतलब ठीक है, आपको बेसिक और स्टैंड प्रोवाइड करेंगी, बट इनफ नहीं है। इनफ तो मैं बोलूंगा कोई भी चीज़ नहीं है इसमें। बट हाँ, कि आपको एक लिमिट सेट करनी है कि आपको यहाँ तक पढ़ना है, उसके बाद आपको अपने टेस्ट पेपर्स और वो सॉल्विंग करनी है, ताकि क्योंकि कितना पढ़ोगे यार, ये बुक्स हैं, एक लक्ष्मीकांत है, डीडी बसु है, इधर से उधर से इतनी जगह से पढ़ते रहोगे। उससे अच्छा क्या है कि आप एक लिमिट सेट करो कि ये बुक्स पढ़नी है, इतना करने के बाद क्वेश्चन सॉल्विंग। जितना आप क्वेश्चन सॉल्विंग में फोकस करोगे, बिलीव मी, प्रीलिम्स के टाइम पे आपको इतना फायदा मिलेगा ना, कि साल भर आपने इतने क्वेश्चन किए होंगे ना, तो एक टेम्परामेंट डेवलप होगा आपका, और वो टेम्परामेंट आपको बहुत आगे ले जाएगा। एग्जाम में भी आप ये, आपके माइंड में ये आएगा कि यार साल भर जब इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो ये जस्ट दीज आर जस्ट अनदर 100 क्वेश्चंस। सर प्लीज शेयर टाइमलाइन फॉर 2020। तो यार टाइमलाइन तो ऐसे ही है कि अभी 4 5 महीने जीएस और ऑप्शनल पे ज़्यादा फोकस करो, दिसंबर तक आपका जीएस ऑप्शनल मोस्टली कवर हो जाए, फिर जिस जनवरी फरवरी में थोड़ा ऑप्शनल और इनके शॉर्ट नोट्स बन जाए, फरवरी के बाद आप प्रीलिम्स पे फोकस करो। वेयर टू ऑब्टेन मेंटरशिप गाइडेंस? ऑनलाइन काफ़ी लोग मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं आजकल, तो ऑनलाइन आप कहीं भी जाके सर्च कर सकते हैं। सर आपको कितना टाइम लगा सिलेक्ट होने में? यार 2 साल तो लग ही गए। 2 साल मतलब 1 साल का पेपर रहता है, और 1 साल तैयारी की, 1 1.5 साल तैयारी, 2.5 साल बोलूँगा मैं। तो इतना तो टाइम लग ही जाता है। सी सेट में यार देखो, ऐसा है कि आजकल सी सेट ना सही में बहुत खूंखार हो गया है। सी सेट में जिनके 100 + 120 भी आ रहे हैं, उनका भी सी सेट में कट जा रहा है। तो सी सेट की ये है कि अपना थोड़ा प्रैक्टिस करो, जो जिसमें भी आप स्ट्रांग हो, मैथमेटिक्स में या फिर कॉम्प्रिहेंशन में। बट मैं कहूँगा कि मैथमेटिक्स पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन के मल्टीपल इंटरप्रिटेशन आ रहे हैं। मल्टीपल इंटरप्रिटेशन में आप कुछ इंटरप्रेट कर रहे हो और यूपीएससी ने कुछ इंटरप्रेट किया, तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सी सेट के लिए मेरा यही होगा कि मैथमेटिक्स या रीजनिंग पे फोकस करो, और फिर उनके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग करो और पेपर सॉल्व करो। पेपर सॉल्व करो अभी रिसेंट वाले, तो उनके लिए मतलब वैसे आप ट्राई कर सकते हो। और फिर ये ट्राई करना कि लोग कहते हैं कि 28 सेलेक्ट सही चाहिए बस ये वो, तो लोग 30 या 29 ही सही वो अटेम्प्ट करके आते हैं। जितने ट्राई हो मैक्सिमम अटेम्प्ट करना। हाँ मैं नहीं हाँ, हो सकता है यार, सी सेट में बहुत लोगों का हो पा रहा है, कोई बात नहीं, मतलब ट्राई करो। अब आपको ये पता है ना कि आपका कहाँ फंस रहा है, तो आप सी सेट पे फोकस करो। मेंस के लिए कौन सा पेपर छोड़ सकते यार? ट्राई करो, छोड़ो तो कुछ भी ना। लेकिन अगर ऐसा है कि आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो जो छोटे टॉपिक्स हैं जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी या जीएस 4 की केस स्टडीज, वो आप बाद में कर सकते हैं। सर हाउ इज द रियल इंटरव्यू डिफरेंट फ्रॉम मॉक इंटरव्यू? यार काफ़ी डिफरेंट होता है। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस रहते हैं जहाँ पे बहुत ही एनवायरनमेंट एज ए क्रॉस क्वेश्चनिंग और ये रहता है। मॉक इंटरव्यू, रियल इंटरव्यू में उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस पैनल कोई नहीं है, और उनसे ज़्यादा कॉर्डियल बोर्ड कहीं नहीं मिलेगा आपको।
वो सिर्फ आपको सुनते हैं, even they nod at your answers. They want you to tell them who you are, like what you think and what are your views on various topics. तो वो इतना आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं, वो बहुत ही कॉर्डियल इंटरव्यू पैनल होता है, तो उसकी आप टेंशन मत लो बिल्कुल। चलो यार, मतलब मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने अभी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एड्रेस कर दिए हैं मेरे। क्लास 12 से सही नहीं है यार, मतलब 12th से मेरे हिसाब से अगर आप सही में करना चाह रहे हो तो फिर अभी न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो। अभी से बुक्स से अच्छा है पहले ग्रेजुएशन की आप स्ट्रीम डिफाइन करो अपनी, या वो ग्रेजुएशन में क्या करना है, फिर आप इंटरेस्ट आपका धीमे धीमे डेवलप होगा। अगर वैसे नहीं करना चाहोगे कि अभी से लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो 12th से, तो वो मत करो। अभी पहले न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो, अवेयरनेस जानो कि कंट्री में हो क्या रहा है, अराउंड मतलब अराउंड अवर नेबरिंग कंट्रीज में क्या हो रहा है, या विद इन द कंट्री क्या हो रहा है। फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे यही करना है, तो ग्रेजुएशन के टाइम पे फिर एनसीईआरटीज पढ़ो, बेसिक बुक्स पढ़ो। प्रीलिम्स में आपने कौन सा टेस्ट सीरीज किया था? मैंने तो फोरम और विजन के टेस्ट पेपर्स लगाए थे। यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान प्लान बी क्या होना चाहिए? यार प्लान बी देखो, मैं तो अपनी जॉब छोड़ के आया था, तो मेरा तो फिर प्लान बी ये था कि कुछ नहीं होता तो फिर वापस कुछ करते, कैट या फिर कुछ और एग्जाम देते। बट हाँ ये है कि पहले एक दो अटेम्प्ट तो सीरियसली दो। ऐसा नहीं है कि हमने एक दो अटेम्प्ट दे दिए और बिना सीरियस हुए दे दिए, फिर हम सोच रहे हैं कि अब प्लान की जगह पहले एक दो अटेम्प्ट सीरियसली दो, अपना यू गिव योर ऑल, और उसके बाद अगर नहीं होता है तब प्लान भी जरूर सोचो। मैं ये नहीं बोलूंगा 4 अटेम्प्ट तक लगे रहो, क्योंकि 2 अटेम्प्ट आपने सीरियस दे दिए हैं तो इसका मतलब आपने पढ़ाई कर ली है, आपने मोस्ट ऑफ द थिंग्स कवर कर लिए है। लेकिन अब हो नहीं रहा है तो अब आपको जॉब करनी चाहिए, तो प्लान बी के लिए तब आप फोकस करो, और जॉब के साथ अगर आपको फिर भी देना है तो जॉब के साथ साथ देते रहो। इसीलिए 2 अटेम्प्ट लेकिन ऐसे दो, सीरियस होके पूरा दम लगा के दे दो। लास्ट क्वेश्चन की सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन हो सकता है क्या? हाँ भाई बिल्कुल हो सकता है, ऑनलाइन इतने मटेरियल अवेलेबल है कि आराम से हो सकता है। इंटरव्यू इंग्लिश में देना ज़्यादा सही है या हिंदी में? किसी भी मीडियम जिसमें आप अपनी बातें कन्वे कर पाओ उनको, जिस भी मीडियम में आप अपनी बातें कन्वे कर पाओ वो। हेल्थ लॉस होता ही है सर घर पे बात बैठ के प्रिपरेशन करने में। यार वो तो है, बहुत बार सोचा एसएससी की प्रिपरेशन क्विट करके यूपीएससी की करते तो बेटर था, बट एसएससी क्विट नहीं कर पा रही हूँ, इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे आऊँ? यार मेरा यही सजेशन होगा कि अगर आपने एसएससी की प्रिपरेशन अच्छी कर ली है अभी, तो एक शॉट और दे दो उस पर, मतलब सब कुछ भूल जाओ कि यूपीएससी देना है। यूपीएससी ठीक है आपका मन है बाद में देना, सब भूल जाओ कि यूपीएससी करना है या कुछ भी करना है। एक शॉट, यू गिव योर ऑल, पूरा पढ़ो, कुछ भी मत मतलब सोचो, दिन भर पढ़ो और मतलब सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। पूरा करने के बाद भी अगर मान लो नहीं होता है, फिर आप शिफ्ट कर सकते हो दूसरे एग्जाम में। तो अभी एक अगर आपको अभी ऐसा लग रहा है कि क्विट करके एसएससी क्विट करके यूपीएससी करना है, तो एक शॉट एसएससी को भी और दे दो। फिर आपका नहीं होता है तो फिर आप अपने ड्रीम यूपीएससी की तरफ जाइए, और फिर वैसे फिर मैनेज करिए। सर हाउ मेनी आवर यू डिवोट फॉर योर स्टडी? यार देखो आवर्स का तो ऐसा रहता था कि मतलब 8-9 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा, 8 घंटे तो मिनिमम पढ़ना पड़ेगा। और 8 घंटे तो ऐसा है कि मतलब को हाँ 8 भी ऐसा है कि 3-4 घंटे की क्लासेस होती थी और 4-5 घंटे 6 घंटे सेल्फ स्टडी। बस हाँ जैसे जैसे एग्जाम पास आता जाता है अपने आवर्स को बढ़ा दीजिएगा, 1.5 घंटे वो 1.5 घंटे बोल रहा हूँ, ज़्यादा कर दीजिएगा, 10 घंटे 11 घंटे 12 घंटे, वो आप उस पर फोकस कर सकते हैं कि जब पेपर पास में होता है ना तो वो फिर आवर्स दिखते भी नहीं है, वो आप करते जाते हैं। सर हाउ टू स्टे फोकस्ड ऑलवेज? इम्पॉसिबल है भाई, ऑलवेज फोकस रहना इम्पॉसिबल है। बस ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम फोकस रहो, थोड़ा बहुत इधर उधर डेविएट हो रहे हो चल रहा है यार, बट हाँ अपने आप को वापस उसी पाथ पे ले आओ। ऑलवेज फोकस होना तो इम्पॉसिबल है। सर आपको कोचिंग से हेल्प मिली या सेल्फ स्टडी ज़्यादा बेटर? कोचिंग से ऑब्वियसली हेल्प मिली है मेरे को, बट सेल्फ स्टडी का कोई तोड़ नहीं है यार, सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी। सर लवासना कब जा रहे हैं? यार बुलाएंगे वो जब तब जाएंगे, वैसे तो अभी देखो अगस्त एंड तक बुलाया है, तब जाते हैं। सर इफ यू कुड गो बैक टू व्हेन यू स्टार्टेड प्रिपरेशन व्हाट वुड यू डू डिफरेंटली? डिफरेंटली यार मैं क्या करूँगा, मैं यही करूँगा कि हाँ थोड़ा ऑप्शनल पे ज़्यादा फोकस करूँगा। मतलब मैंने स्टार्टिंग में ऑप्शनल पे इतना फोकस नहीं किया था, तो आप ऑप्शनल पे ज़्यादा फोकस करना, और आंसर राइटिंग जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सको। मेन यही है कि पढ़ो थोड़ा बट प्रैक्टिस ज़्यादा करो। सर विच मैगजीन्स यू प्रेफर? विजन इज फाइन।
हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ फेलियर, यू हैव टू ओवरकम बाय योरसेल्फ। मैं नहीं बता सकता, घर वाले नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता। आप ऐसे ओवरकम करोगे कि आप अगर अपना बेस्ट दोगे, फिर आपका क्या है, वही रहेगा कि आपको ये लगेगा कि यार कि हाँ मैंने अपना बेस्ट दे दिया है, तो उसके बाद आपको रिग्रेट वाली फीलिंग नहीं आएगी। फेलियर होना ना होना वो तो यार चलता रहेगा, वो आएगा ही। आप कितना भी उस पर फोकस करोगे वो आपको और फ्रस्ट्रेट करेगा। तो ट्राई ऐसा करो कि आप अपनी चीज़ों को ना स्टेप्स में डिवाइड कर लो, कि आज का टारगेट, कल का टारगेट, परसों का टारगेट, ताकि आप गोल से पहले आप जर्नी पे फोकस कर रहे हो, तो वो फोकस करो। सर, आई एम स्टडिंग माई प्रिपरेशन, आई शुड स्टार्ट विद एनसीईआरटी और द स्टैंडर्ड बुक्स। फर्स्ट स्टार्ट विद एनसीईआरटी, जल्दी कवर करो उनको, फिर स्टैंडर्ड बुक्स पे जाना। कोई और अगर डाउट हो तो नेक्स्ट 5 मिनट्स में आप लोग पूछ लीजिए, फिर उसके बाद हम सेशन क्लोज करते हैं और थोड़ी नॉर्मल से कुछ गाइडेंस या जो मुझे लगेगा मैं आपको बता दूंगा। किसी और के अगर डाउट्स हो तो आप प्लीज बता दीजिए, 2-3 अगर डाउट्स या जो भी हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो मैं कवर करना चाह रहा था इस सेशन में, तो वो आपने कवर कर लिया, क्वेश्चंस आपने सारे पूछ ही लिया मोस्ट ऑफ द थिंग्स। एक दो चीजें जो मैंने लिखी थी कि यार सोशल मीडिया वगैरह हो गया, तो सोशल मीडिया ऐसा है कि मैंने कम यूज की थी काफी, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन थोड़ा बहुत रहता है, तो ट्राई करो सोशल मीडिया मत चलाओ। प्लान बी चूज करने के लिए व्हाट आर द फैक्टर्स टू कीप इन माइंड, अपना सबसे पहले तो ग्रेजुएशन देखो, या जैसे मैथमेटिक्स और इन सब में कैसा है मैथ वगैरह, तो आप उस हिसाब से चूज करो कि किस सेक्टर में जाओगे, तो अपनी ग्रेजुएशन देखो। और आप अगर यूपीएससी के साथ प्लान भी देखना चाहते हो तो आप ऐसा एग्जाम देखो जिसमें ज़्यादा टाइम ना देना पड़े, तो ऐसे प्लान भी डिसाइड करो। सर, मैं अभी फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन हिस्ट्री ऑनर्स से हूँ, क्या अभी से तैयारी कर सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। आप हिस्ट्री ऑनर्स से हो तो आप चाहो तो अपना ऑप्शनल भी हिस्ट्री रख सकते हो, तो हिस्ट्री को आप इतना अच्छे से पढ़ो कि आप एज अ ऑप्शनल ही आपका कवर हो जाए, तो आपका ग्रेजुएशन भी अच्छा हो जाएगा और ऑप्शनल भी अच्छा कवर हो जाएगा। बीए वाले स्टूडेंट के लिए बेटर प्लान भी क्या हो सकता है? बीए वाले के लिए, मतलब बीए के लिए भी आप एसएससी भी कर सकते हो और ट्राई, और जो भी टीचिंग या इनके हैं उन पे आप फोकस करो, ट्राई करो, आप इस पे गूगल सर्च वगैरह ज्यादा करो, मतलब मुझे इतना आइडिया नहीं है। शेयर सम इंटरव्यू एक्सपीरियंस, श्योर यार, मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस एक बार फिर बाद में शेयर जरूर करूंगा। अभी मेरा फोकस ऐसा है कि प्रीलिम्स मेंस पे ज्यादा फोकस रहे लोगों का, इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी कभी शेयर करूंगा जरूर। हाउ टू इम्प्रूव आंसर राइटिंग, प्रैक्टिस मोर एंड मोर, यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। घटिया से घटिया आंसर लिखो ताकि वो घटिया से इम्प्रूव हो, लेकिन अगर आप घटिया आंसर ही नहीं लिखोगे, स्टार्ट ही नहीं करोगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। पहला आंसर सबसे बेकार लिखो ताकि आगे आगे अच्छा कर सको। मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस, वो डिपेंड करता है कि आपको आगे क्या करना है। अगर आपको ऑप्शनल के हिसाब से सोच रहे हैं तो आप उस हिसाब से मास्टर्स कीजिए। विच वन इज बेटर, यार आइडिया नहीं है सही में मुझे इसके बारे में, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। आई गेस अगर ऑप्शनल आप पॉलिटिकल साइंस लेना चाहते हैं तो फिर मास्टर्स उसी में कर लीजिए। विच वन इज योर बेस्ट एडवाइस फॉर वर्क सर, बेस्ट एडवाइस मेरी यही रहेगी यार कि इस एग्जाम को ना सिर्फ एग्जाम जैसा लेना। मतलब हम क्या है, लार्जर देन लाइफ इमेज बना लेते हैं, एक ये बना लेते हैं कि ये एग्जाम हमारी लाइफ से बड़ा है। लोग इसमें कभी कभी मैंने देखा है, देखो यार स्ट्रेस नॉर्मली है, स्ट्रेस आना, लोग कोई सुसाइड कर लेता है या कोई और दूसरे गलत कदम उठा लेते हैं। तो एग्जाम को एक एग्जाम की तरह लेंगे हम, पढ़ेंगे, प्रोसेस जो है पूरा फोकस करेंगे, और उसके बाद हमारे हाथ में रिजल्ट नहीं है, सच में नहीं है। मैं खुद को लकी बोलूंगा कि मेरा रिजल्ट पॉजिटिव रहा, बट हो सकता है कभी ना पॉजिटिव आए, तो ठीक है उस टाइम पे बुरा फील करो, कोई बात नहीं, बट सिर्फ एक एग्जाम को एग्जाम लेंगे, इसको पार्ट ऑफ लाइफ लेंगे, इसको लाइफ नहीं मानेंगे। ये मेरी सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस रहेगी आप सबको। सर, प्लीज टेल मी आफ्टर बीटेक बैकग्राउंड क्या जीएस पढ़ना इजी होगा? यार इजी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ कर सकते हो। मैं ये कहूंगा कि करने अचीवेबल है कुछ भी, कि ऐसा कुछ नहीं है, आपका कुछ भी बैकग्राउंड हो आप पढ़ सकते हो। आपका वन डे शेड्यूल क्या था? शेड्यूल वही रहता था, मतलब मोस्टली तो स्टार्टिंग में तो कोचिंग रहता था, फिर ट्राई करता था रिवीजन करूं जो भी पढ़ा है, या कोई एक और सब्जेक्ट उठाऊं। 7-8 घंटे पढ़ाई करो, 6-7-8 घंटे सो, थोड़ा बहुत इधर उधर टाइम पास भी कर लो। ऐसे बैलेंस शेड्यूल रखो, क्योंकि ये एग्जाम क्या रेस नहीं, मैराथन जैसा है। तो एक दिन आप 12 घंटे पढ़ लिए, 16 घंटे पढ़ लिए, नेक्स्ट डे आप इतना एग्जॉस्ट हो जाओगे कि 4 दिन रेस्ट हो जाए। इससे बढ़िया एक हर डेली डेली 8 घंटे पढ़ो। चलो यार, ठीक है यार, थैंक यू सो मच। अभी मतलब जितने भी चीज़ें थे मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने कवर कर लिए हैं।
और मैं ट्राई करूंगा फिर से ऐसे ही कोई भी सेशन लेने का, या ऐसे कोई भी मतलब किसी का भी ट्राई करूंगा, यूट्यूब पे आऊँ सेशन आएगा, या फिर कभी कोई मेरे इंटरव्यूज होते हैं तो मैं जरूर ट्राई करूंगा। मतलब मेरा इंस्टाग्राम पे है ऋतुराज_1415, तो ट्राई करना आप, अगर आप चाहो तो उसको फॉलो कर सकते हो। तो उस पे आप मतलब मैं कुछ भी सेशन लूंगा या कहीं भी यूट्यूब पे जाऊंगा तो वो आप उस पे जा सकते हो। तो ऋतुराज_1415 उस पे आप जाके फॉलो कर सकते हो। तो वहां से मैं कुछ भी आपको, मेरी नेक्स्ट मैं कहीं सेशन ले रहा हूँ या कोई स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, तो वो आप वहां पे ट्राई कर सकते हो, वहां से देखना। चलो यार, फिर थैंक यू सो मच एवरीवन। और अभी हम ये सेशन एंड करते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ काफ़ी सही लगा आप लोगों से मिलके। मतलब वही है कि सबके जेन्युइन डाउट्स हैं, और भी ऐसे इसी सिचुएशन में डाउट्स सबके ही रहते हैं। प्रिपरेशन के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। मैं चाहूँगा कि मतलब सबका बहुत अच्छा हो। और जिनके थोड़े बहुत क्वेश्चन शायद मेरे से छूट गए होंगे तो सॉरी फॉर दैट। आप लोग मतलब फिर से मैं कभी ट्राई करूँगा कि इसका सेशन ले लूँगा। इंस्टीट्यूट मैंने एनआईटी सूरत से किया था। चलो यार, थैंक यू सो मच यार एवरीवन। ट्राई करो, फोकस करो अपने पे। और ठीक है, स्ट्रेस आ रही है, थोड़ी बहुत स्ट्रेस लो, ज़्यादा टेंशन मत लो। और लंबी जर्नी है, मैराथन जैसा है, तो एक दिन दो दिन में नहीं होगा, लंबा टाइम है, आराम से चलेगा। तो धीमे धीमे करते रहो, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और इफ नहीं भी होता है ठीक है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। किसी का पॉजिटिव आता है, किसी का नहीं आता है, लेकिन ठीक है, आप यहाँ पे कुछ नहीं किया तो आगे कुछ अच्छा करेंगे। तो ये सब पार्ट ऑफ द लाइफ है। तो एग्जाम को कभी भी इतना ज्यादा दिल पे मत लेना, हाँ दिमाग पे लेना, फोकस करके पढ़ाई करना, और इतना ज्यादा टेंशन मत लेना। चलो यार फिर, थैंक यू एवरीवन, बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके। थैंक यू सो मच।